ओवरऑल क्लास में क्या स्टैंडर्ड था आपका? सपोज के स्टैंडर्ड किस रेंज किसी एक थर्ड फोर्थ के बीच में घूम रहा था? हाँ सर, थर्ड फोर्थ के बीच में मैं घूमता था पूरे 10th तक एक्चुअली। एंड 10th के बाद 11th 12th तो मेरा थोड़ा और लो हो गया, बिकॉज इन 11th आई गेस मैं फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुआ था अपने 11th में, एंड ड्यू टू इट वाज एन अनएडेड कॉलेज में पास हो गया। 11th में फेल हुआ? यस सर, 11th के फाइनल एग्जाम में नहीं, एंड फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने फेल। मुझे एक बात बताओ, जैसे हम जो भी टीचर्स होते हैं वो बहुत नॉर्मल वे में बच्चों को पैक करते हैं, ये इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, एवरेज है, बिलो एवरेज है। आप कौन सा वर्ड चूज करेंगे आपके लिए उस पॉइंट को? सर डेफिनेटली बिलो एवरेज। यू आर शोइंग योर मॉडesty। एक्चुअली सर यही है, आई थिंक सो, बिकॉज आई वॉज रियली अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। आई थिंक सो सर, बिकॉज आई वॉज एट दैट टाइम आई वॉज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। ये कहाँ से आके फिर नीट आपके दिमाग में? बिकॉज नीट काफी कम, मतलब जो इंप्रेशन भी डायरेक्ट किया गया है वो काफी टफ एग्जाम किया गया है, तो आपको समझ में नहीं आया कि यार मैं तो बिलो एवरेज हूँ, मैं क्यों जाऊँगा इसके? एक्चुअली एक रीज़न था इसके पीछे। जब मेरा 12th खत्म हुआ, सो मेरे काफ़ी दोस्त थे, सब ने इंजीनियरिंग ले लिया। मैं और मेरे 3 दोस्त बचे हुए थे, सो हम 4 बचे थे। मैं उस टाइम सोच रहा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऐसा कुछ होता नहीं है। सी हम 8 में कहते थे कि 8 खत्म होगा तो 9th आएगा, सो आई वाज थिंकिंग कि 12th खत्म होगा तो 13th आएगा। नीट उस टाइम पता नहीं था, बट जब सबने इंजीनियरिंग ले लिया और हमें मेडिकल करना था तो हम अकेले हो गए थे सर, कोई था नहीं साथ में। फिर उसके बाद हमारे अपने टीचर से पूछा कि क्या होता है मेडिकल के लिए, प्रोसीजर क्या होता है, कॉलेज जाना है तो क्या होता है। सो उन्होंने बताया कि नीट का एग्जामिनेशन होना है करके। फिर हमने सोचा कि अब कुछ और रास्ता नहीं, इट वॉज अ डेड एंड एक्चुअली फॉर सर, हम सबके लिए एक डेड एंड था। सो और कोई रास्ता बचा नहीं रहा, तो हमने सोचा कि ठीक है नीट ट्राई करते हैं, एक बार देख लेते हैं। सो माई फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो 12th के बाद था। आपके साथ वाले 10वीं के बच्चे क्या कर रहे हैं? मोर देन 90% ऑफ इंजीनियर है, एंड कुछ में बीएससी ऑप्ट कर लिया एंड कुछ दूसरे कोर्सेज में। नो एक्चुअली जहाँ पर आप रहते हैं, सर मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे आई गेस 3 से 4 लोग ही रहेंगे जिन्होंने पढ़ा रहेगा अच्छे से, एंड मैंने ही है जो 12th के बाद में पढ़ा। बाकी ऑलमोस्ट 10 12th के बाद करने के बाद फैमिली सपोर्ट के लिए जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं? मतलब जैसे आपके फैमिली या आजू-बाजू के लोग किस तरीके के काम करते हैं? टेक एन एग्जांपल फॉर माय फ्रेंड, वो स्विगी ड्राइवर है, स्विगी में जो ड्राइविंग करता है वो ऐसा है ऐसा करके। सी वो दोस्त मेरा मतलब जो मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे हम रहते हैं, तो 11th 12th उसने कर लिया, कोई स्टूडेंट ने बीएससी किया, सो बीएससी में कुछ ट्राई कर रहे हैं जॉब का, तो जॉब फाइंडिंग भी है और छोटे मोटे जो साइड जॉब है वो भी करते रहते हैं। जैसे उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, किस तरह का? हाँ, उनके पेरेंट्स में कुछ कुछ ड्राइवर है, किसी के पेरेंट्स टेलर है, किसी के पेरेंट्स स्मॉल स्केल बिजनेस है, शॉप है छोटी सी, ठीक है, तो ऐसे ही जॉब है। तो ये किसने बताया था नीट करोगे? फर्स्ट अटेम्प्ट आपने कब दिया था? मेरे 12th के बाद सर, जस्ट 12th के बाद 2 महीने बाद। और उसमें आपको कितने लास्ट में? 215। तो इतने कम आपने प्रिपरेशन किया नहीं? अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ ना सर, मेरे 12th के बाद मुझे नीट का फुल फॉर्म नहीं पता था, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे उसने मेरे नीट का फुल फॉर्म बताया था। ये ऐसा मुझे इंटरेस्टिंग है, नीट का फुल फॉर्म नहीं पता था और नीट के एग्जाम देते थे। एक्चुअली उस टाइम मेरे दोस्त ने बताया था, सी बोर्ड जो था इट वाज सब्जेक्टिव एग्जाम, क्वेश्चन आता था, यू हैव राइट ए पैराग्राफ और आंसर, एक आंसर लिखना था, बट नीट जो था वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम था। डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव उस टाइम मुझे नहीं पता था। मुझे
मुझे लगा था कि नीट भी एक बोर्ड एग्जाम होगा जिसके अंदर आंसर्स लिखने होंगे जो 12th के बोर्ड का होगा। आई वॉज फ्रॉम एसएससी बोर्ड, तो एसएससी बोर्ड में दूसरा सिलेबस आता है एंड सीबीएसई बोर्ड का थोड़ा डिफरेंट सिलेबस होता है। नीट उस टाइम 2017 में सीबीएसई कंडक्ट करवाती थी और एनसीईआरटी वाज द मेन बोर्ड फॉर दैट। सो सिलेबस तो टोटली जो मैंने सीबीएसई में पढ़ा नहीं था एंड जब मैंने नीट देने गया तो मेरे को पता चला कि ये सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। एक आंसर ठीक करना है, वो सही है, 4 ऑप्शन दे रहे थे। तो आपके जैसे लेखक बच्चे जो इस तरीके से नहीं दे रहे। सर मैं और मेरे 4 दोस्त, हम 4 थे जिनको इतना ही पता था कि नीट में ऐसे थे सर कि चलो देखिए आगे देखते हैं कैसा एग्जाम है, कैसा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बिकॉज फेसिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमने पहले कभी देखा नहीं था कि हॉल क्या है, टीचर्स कैसे होते हैं, कितना टाइमिंग देता है एग्जाम में, प्रेशर क्या रहता है ज़्यादातर, कैसा रहता है एक्चुअली एग्जाम होता कैसे है, तो वो सब के लिए हम जैसा जो मेरा अनुभव है और मेरे साथ वाले भी मैं जो देखता हूँ कि हमारे घर में जब 10th में बच्चा जाता तो उस घर का जो माहौल जो है वो काफ़ी स्टडी वाला माहौल है। कोई मेहमान नहीं आते, किसी का बच्चा जाता नहीं। आपके यहाँ पर किस तरह का माहौल है? ऐसे मैंने देखे सर, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया ना, मैंने ऐसे मेरे दोस्तों के देखे, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं। आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं। मेरे लाइफ में उतना ज़्यादा मेजर रोल नहीं प्ले करते। वो मुझे खुद आगे फ्रंट पे खेलने देते हैं, पीछे खड़े रहते हैं ज़रूर, लेकिन मुझे आगे फ्रंट पे खेलने देते हैं। सो ज़्यादा मेरे लाइफ में उतना इंटरफियर नहीं करते हैं, एंड दिस इज अ गुड थिंग, आई अप्रिशिएट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। उनका प्रॉब्लम भी है ना, उनको समझता भी नहीं, इसलिए मैं रोक ले करता ऐसा ही हो। नहीं, मेरे मम्मी का ये मानना है कि तुम करो तुम ना करो, उससे मेरी लाइफ नहीं चेंज होने वाली है, तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। सो इवन इफ़ आई फेल और मेरा कम मार्क्स आएगा, सो मेरी मम्मी की लाइफ नहीं चेंज होगी, वो मेरी लाइफ चेंज होगी। सो आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई हैव टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो एसी वगैरह लगवा दिया था क्या? एसी नहीं था सर, पंखा था। हमने वो 3 इडियट में देखा था ना, वो एसी लगवा देते थे। नहीं सर, वैसा कंडीशन नहीं था एक्चुअली, वैसा कंडीशन नहीं था। मैं बेसिकली स्लम एरिया से हूँ ना सर, तो ऐसा रूम भी नहीं था अलग से, सिंगल रूम है विथ अटैच किचन एंड पब्लिक टॉयलेट जो होता है वो एक्स्ट्रा बाहर होता है वो, एंड फैन है वैसा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछने का है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका था ही, ऐसा ही कंसिडर करो। डेफिनेटली सर। तो आपको किसने बताया कि आप सेकंड अटेम्प्ट करोगे? एक्चुअली अगर मैं अच्छे से बोलूँ सर, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना खुश हुआ था उतना मैं कभी खुश नहीं हुआ। और 215 में? 215 में सर। रीज़न इसका ये है क्योंकि एट 2017 में 15 लाख बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था नीट का। मैंने फॉर्म भरा था, मैंने सोचा था कि मेरी रैंक आई गेस 10 लाख के आसपास आएगी तो भी मैं बहुत खुश रहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 5 लाख बच्चों का सरपास कर दिया। मेरा जब 215 मार्क्स आया, मेरी रैंक 3 लाख प्लस थी। सो मैंने पहले ही सोचा कि मैंने ऑलरेडी 12 लाख बच्चों का सरपास कर दिया, जो एक्चुअली उस टाइम गलत थॉट था। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो नीट में जाते हैं 90 to 95% स्टूडेंट ऐसे जाते हैं जैसे मैं गया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर देखने। तो वो 3 लाख रैंक एक्चुअली मैटर नहीं करता है, लेकिन उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना पढ़े बिना कुछ देखे समझे 12 लाख स्टूडेंट को सरपास कर सकता हूँ, तो एक अटेम्प्ट अपने आप को देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए, क्योंकि फिर पीछे लाइफ में मुड़ के देखना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पूरा ट्राई नहीं किया। तो मतलब आपने पढ़ाई नहीं की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो 215 आंकड़ बक्कड़ बॉम्बे को से आ गए थे? मेरे बायो के टीचर अच्छे थे। जब मैं अपना 12th दे रहा था तो मेरे बायो के टीचर अच्छे थे। इन शॉर्ट मेरे 12th में बायो के मार्क्स 84 थे, मेरे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मार्क्स 65 थे, 65 थे। खाली बायो के मार्क्स की वजह से मेरा 12th का परसेंटेज 74 गया। एंड वो बायो मार्क करके ही 12th का 2017 का पेपर में बायो वॉज लिटिल बिट ईजी, फिजिक्स थोड़ा टफ था,
सो वो बायो मार्क करके ही मेरा काफ़ी स्कोर बढ़ा था। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में सर अगर आप एक भी मार्क करते हो रेगुलर तो भी कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, वैसे ही हुआ था। तो सेकंड अटेम्प्ट जो ये किया तो फर्स्ट टाइम पर आपने कोई कोचिंग लगवाया था, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन? मेरे 11th-12th के लिए कोचिंग लगवाया था, जो मेरे को बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो वो एक लोकल कोचिंग था, छोटा सा। वो बोर्ड के लिए करवाया था? हाँ, वो बोर्ड के लिए प्रिपेयर करा रहे थे। और फिर आपका 12th पास हो गया, फिर आप एक बार और अटेम्प्ट किया, तो तब आपने वही कोचिंग लगवाया था कि दूसरा कोचिंग? नहीं सर, वो कोचिंग नहीं लगवाया था मैंने। फिर अच्छा कोचिंग लगवाया, अच्छे टीचर्स ढूंढने की कोशिश की, एंड कोई बड़ा कोचिंग लगवाया था मैंने। कैसे चुना था कोचिंग? एट दैट टाइम कोचिंग मेरे लिए शायद से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब मैं 11th-12th में था, सो ये स्टोरी एक्चुअली सर कोचिंग की मेरी 10th से शुरू होती है। जब मैं 10th में था, मेरे एरिया में कोई नहीं था जो मुझे बता सके कि नीट के लिए एक स्पेसिफिक कोचिंग होता है जो 11th-12th के साथ इंटीग्रेटेड करके पढ़ाया जाता है। दिस वॉज द थिंग जो मुझे पता नहीं थी। सो उस टाइम हमारे टीचर्स कुछ ऐसे थे जिन्होंने हमको लोकल कोचिंग सजेस्ट कर दिया कि आप इस लोकल कोचिंग में चल जाओ, बिकॉज दे वॉज गेटिंग अ कमीशन। वो कमीशन मिल रहा था उनको, हमें पता नहीं था। इसके लिए हम वहाँ पे चले गए। 11th-12th हो गया, अच्छे से पढ़े नहीं एंड टीचर्स भी अच्छे नहीं थे। सो जब मैं रिपीट करने वाला था, ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी थी। अब ऐसा नहीं कि किसी से पूछ के मैं कोई कोचिंग लूँगा, ठीक है, वो ख़राब निकले, ऐसा करके। सो उसके लिए मैंने जब अपना 12th ख़त्म किया, मैंने पूरा 1 महीना लगाया। मैं एक्चुअली मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मैंने पूरा 1 महीना लगाया, पूरे मुंबई की कोचिंग देखे, सबके डेमो लेक्चर्स देखे, सबके DTPs देखे, हर एक चीज़ देखा, हर एक चीज़ असेस किया, वहाँ के स्टूडेंट से बात की, वहाँ पे कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं एंड कितनों का सिलेक्शन होता है, ऑन बेसिस ऑफ सिलेक्शन, नॉट ऑन रैंक। की इस बच्चे का इस कोचिंग में एयर 2 है, बट उसमें से खाली 3 ही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। वहाँ पे एक बच्चे का एयर 4000 है, बट वहाँ पे 40 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। सो वो कोचिंग अच्छा था, एक रेशियो जिसका अच्छा था, मैंने उस हिसाब से चुना था सर। मुझे एक क्वेश्चन ये इसमें पूछने का है, कितना रोल प्ले करता कोई कोच प्रिपरेशन? सर अकॉर्डिंग टू मी 50% मेरे हिसाब से। इफ़ आई हैव टू गिव अ परसेंटेज वाइज, 50% कोचिंग रोल प्ले करता है। बिकॉज इसका रीज़न है क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है तो कोई ना तो कोई पहले चाहिए बताने के लिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ऐसा ये है सर, ये फैक्ट है। हमको भी बचपन में ABCD किसी ने सिखाया था, तभी पता चला। मैं भूल जाऊंगा इससे पहले, आपने बोर्ड का मतलब मेंशन किया इसको, तो जो नॉर्मली जो प्रिपेयर करता है फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उस पर बोर्ड का प्रेशर रहता है, मतलब नीट का भी प्रेशर रहता है और बोर्ड का प्रेशर लेता है क्या बच्चा? एक्चुअली मैंने साथ में प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन मेरे काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पे जिन्होंने साथ में प्रिपेयर किया था, 11th-12th किया था एंड नीट प्रिपेयर किया था। किसने किया था? कुणाल गायकवाड़। ना क्या? एक माइक। कुणालही मुंबईवरून आलेले आहे, तर तुम्ही फर्स्ट अटेम्प्टमध्येच क्लिअर केलं? हो, तर मग प्रेशर नव्हतं का त्याचं? म्हणजे तसं तर नाही, पण बोर्ड्स एक्झामचं इतकं नाही घेतलं होतं, कारण की एक ऑब्जेक्टिव्ह होता की नीट क्रॅक करायची, फक्त त्याच्यावर जास्त कॉन्सन्ट्रेट केलं होतं. पण बोर्डसाठी पण केलं होतं, पण म्हणजे इतकं नाही केलं होतं की म्हणजे पूर्ण डेडिकेशन तसं. मी थोडंसं समजावं म्हणून, म्हणजे नीटचं प्रिपरेशन समजा तुम्ही करत असाल तर बोर्डचं सेपरेट प्रिपरेशन करायची गरज नाही असं म्हणणं आहे? नाही, करायची गरज नाही. तुम्हाला म्हणजे 1 महिना पहिले तुम्ही म्हणजे थोडंफार लिहिण्याची केली, म्हणजे थोडं पेपर सॉल्व केले तर मागचे इयर्सचे प्रिव्हियस इयर्सचे कळून जातं तुम्हाला. तर सपोज आपले स्टूडेंट्स आहेत, पेरेंट्स आहेत, हां, त्यांना शॉर्टमध्ये काही सांगायचं असेल, समजे बताने का होगा, तो बोर्ड का टेंशन लेने को होना कि नहीं लेने? नाही नाही पण कमी मार्क मिळाले तर बोर्डमध्ये एक क्रायटेरिया म्हणजे जास्त नाही ना,
म्हणजे थोडंफार ऑन द लाईन तुम्हाला म्हणजे जास्त पण स्कोअर नाही करायचं आहे म्हणजे आणि जास्त कमी पण नाही करायचं आहे. तुम्हाला मेन ऑब्जेक्टिव्ह तुमचा नीट आहे, त्याच्यावर जास्त फोकस करा. ऑब्जेक्टिव्हली जास्त थिंकिंग तुमची तीच पाहिजे, पण तुम्हाला 1 महिने पहिले नाही तर 2 महिने पहिले थोडा रायटिंगचा बघा आणि क्वेश्चन पेपर्स बघायचं प्रिव्हियस इयर्स. इन शॉर्ट, अभ्यास समजा नीट केला असेल कुठल्याही टॉपिकचा. हां ते तर आहे ना, तुम्ही अभ्यास नीट करताय तर तुम्हाला कन्सेप्ट सेम आहे सगळीकडे, बोर्ड्स किंवा नीट तुम्हाला लिहिता तर येणारच ना, त्याच्यात काही विषयच नाही दुसरं. विशेष नाही. हां. ठीक, थँक्यू. पुन्हा तो आपको ये प्रेशर नहीं था? नहीं सर, मैंने 11-12 के साथ नीट नहीं प्रिपेयर किया था, तो मुझे प्रेशर नहीं था. ठीक. एक फार टेंटेटिवली छान सांगितलं ना कुणालनी कि वाइल प्रिपेयरिंग नीट और JEE आप बोर्ड की तरफ उतना ध्यान मत दो, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से मिथ एस्टेब्लिश किया गया है सोसाइटी में कि बोर्ड की पढ़ाई अलग होती और कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई अलग होती. हम बोर्ड प्रिपेयर करवाते हैं, हम ये प्रिपेयर करवाते हैं. एक्चुअली जो इस फील्ड के सीनियर टीचर्स का बोलना है कि अगर बच्चे ने टॉपिक को सही तरीके से पढ़ा है तो वो बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. तो अननेसेसरीली उसका टेंशन लेना आप करेक्ट करो मुझे. बोर्ड का अगर आपने वो टेंशन कम लिया और नीट की तरफ फोकस अगर ज़्यादा किया तो कितना फ़ायदा हो सकता है? सर डेफिनेटली बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर ऐसा किया जाए तो. एक्चुअली सेम सिलेबस है बोर्ड का एंड नीट का, कोई अलग चीज़ नहीं होता है. एकदम ही ऐसा नहीं है कि एकदम ही अलग हो गया, ऐसा नहीं है. सेम सिलेबस है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको यहाँ पे भी मिलेगा, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको यहाँ पे भी मिलेगा. इनडिफरेंट बस बात यह है कि एंड में बोर्ड में आपको खाली सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं एंड उसके लिए 1 महीने पहले, जैसे कुणाल ने बोला, 1 महीने पहले आप थोड़ा पढ़ के वो सब्जेक्टिव आंसर लिख सकते हो. अननेसेसरी बोर्ड का प्रेशर लेके अपने नीट को अल्टीमेट कॉम्प्रोमाइज़ करना इज नॉट अ गुड थिंग. ये कभी भी नहीं करना चाहिए आई गेस. तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि आप एक के ऊपर एक धक्के दे रहे हैं हमको कि भाई आप थे भी एवरेज, आपने नीट भी क्लियर किया. तो मतलब जहाँ से मैं समझ रहा हूँ तो लोग ऐसा क्यों बोलते कि एक टफ एग्जाम है? टफ एग्ज़ाम सर, टफनेस को प्रॉपर डिफाइन किया जा सकता है. मैं अगर 12th में रहता तो मैं ये बोलता कि ये टफ एग्ज़ाम है. मैं इधर बैठा हूँ, मैंने ऑलरेडी क्रैक कर लिया है, तो मैं बोलूँगा कि टफ एग्ज़ाम नहीं है. जो स्टूडेंट वहाँ ये टफ एग्जाम नहीं है क्योंकि मेरे लिए नहीं है ना सर, अब मैंने क्रैक कर लिया ना. अरे आप एक तो आप बोल रहे हैं कि आप एवरेज है, तो और एवरेज होकर आप बोल रहे हैं कि ये टफ नहीं है. सर जब मैं एवरेज था 12th में तब मैं बोलता कि टफ एग्ज़ाम है, लेकिन अब मैंने क्लियर कर लिया है, मुझे बात पता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं. अब अगर मैं नीट का एग्ज़ाम दूँ तो मेरे को तो ईजी लगेगा ना सर. एंड अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊँ किसी को कि नीट कैसा है तो मैं यही बोलूँगा कि उतना टफ एग्ज़ाम नहीं है, उसको कैजुअली लाइटली लूँगा. लेकिन जो स्टूडेंट अभी एस्पिरेंट हैं उनको तो वो उन्होंने क्रैक नहीं किया है, सो उनको टफ लगेगा. सो टफनेस एक्चुअली डिवाइडेड है कि आपका पर्सपेक्टिव कैसा है उस एग्ज़ाम की तरफ. मैं और इससे लग के क्वेश्चन करता. जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे सेकंड टाइम, उसको फर्स्ट टाइम बोलेंगे, तो फर्स्ट टाइम में आप कहाँ गड़बड़ कर दिए कि आपको सेकंड अटेम्प्ट देने का काम पड़ा? काफ़ी पॉइंट्स है उसके लिए. और इससे लग के क्वेश्चन है, आपको वो अटेम्प्ट में कितने मार्क्स मिले थे? 479 जब मैंने एक ड्रॉप लिया था. 470. तो आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल सकता होगा ना? हाँ मिल सकता था सर, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसके लिए मैंने नहीं लिया वो प्राइवेट कॉलेज. अफोर्ड नहीं कर सकते मतलब? अफोर्ड नहीं कर सकता मतलब प्राइवेट कॉलेज के फ़ीस काफ़ी होते हैं. सबसे कम प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस 18 में जब मेरा एक ड्रॉप हो चुका था वॉज 5 लाख पर ईयर. सो मैं 5 लाख पर ईयर अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसके लिए मैंने वो प्राइवेट कॉलेज नहीं लिया. वो सबसे कम था प्राइवेट कॉलेजेस में. तो यार अगर नहीं मिला तो आप मतलब बाकी भी कोर्सेज है ना, वो क्यों नहीं किया आपने? मतलब जैसा मैं समझ सकता कि BMS है, होम्योपैथी है, डेंटल है, ये सब चीज़ें भी तो सारे मतलब ऑलरेडी आपने 2 साल जा चुके थे.
तो ये कॉल कैसे कर लीजिए? और जो आप बता रहे हैं अगर वो चीज़ अगर सही है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है, तो ये कॉल कैसे कर लीजिए थर्ड अटेम्प्ट? इसका सर मेजर रोल मेरे मदर और मेरे फादर प्ले करते हैं। एक किस्सा सुनाता हूँ सर मैं। मेरा फर्स्ट ड्रॉप में एग्ज़ाम्स में जो पीरियडिक टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें कभी 500 प्लस नहीं आया। आई वॉज ट्राइंग, कोशिश करता था कि एक बार भी 500 प्लस मार्क्स आ जाए, सो दैट एक बार ऐसा लगे कि एग्ज़ाम में अगर यहाँ पे एक बार 500 आया तो वहाँ पे भी 500 आ जाएगा, बिकॉज 500 वॉज अ कट ऑफ क्राइटेरिया 2017 का था। सो मैंने सोचा था कि मुझे 500 लाना है बस। एक बार भी नहीं आया, कॉन्फिडेंस वॉज टोटल अंडर द ग्राउंड, कॉन्फिडेंस नहीं था कि एग्ज़ाम में आएगा। मेरा लास्ट एग्ज़ाम हुआ, मैंने सोचा था कि इस बार मार्क्स लाएंगे 500 प्लस। मेरा मार्क्स सर 333 था। मैं घर पे आया, मेरी मम्मी को बोला कि शायद से इस बार नहीं होएगा मेरे से। मेरी मम्मी ने बोला, आई कैन क्लियरली रिमेंबर दैट थिंग, मेरी मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, इस बार जितना होगा उतना अच्छे से कर, अगली बार और अच्छे से मेहनत करना, कोशिश करना। एंड द वर्ड्स ही शेयर्ड आफ्टर दैट, वो आई कैन क्लियरली रिमेंबर। आई नो वेरी वेल कि फर्स्ट टाइम मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मुश्किल से एक कोचिंग में डाला था, नोट्स नॉट फाइनेंशियली वेल, और अगर मैं सेकेंड ड्रॉप भी लेता तो मैं बिना कोचिंग के लेता, आई वॉज डेफिनेटली श्योर ऑफ दैट। बट मेरी मम्मी ने उसके बाद बोला, दोबारा वही कोचिंग लेगा क्या, ऐसा करके, मतलब दोबारा कोचिंग दिलवाने के लिए तैयार थे वो। सो उस टाइम मुझे लगा यार कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे इतना बिलीव करते हैं कि एक ड्रॉप हुआ, पैसे भी लगे, मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि तू अगली बार अच्छे से कोशिश कर, अगली बार के लिए भी हम कोचिंग दिलवाएंगे तेरे को। सो मैंने सोचा कि यार जब पेरेंट्स बिलीव करते तो मुझे भी अपना एक चांस देना चाहिए। एंड बात आई सर BAMS BHMS की या डिफरेंट कोर्सेज की। एट दैट टाइम, एट करंट सिनेरियो, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे खाली MBBS करना था, क्योंकि ये किसने बताया था? ये सर किसी ने बताया नहीं था। ये एक तरीके से मैं जब बचपन में ड्रीम था मेरा बचपन से डॉक्टर बनने का। मुझे लगता था और हेल्थ केयर जो प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज ओनली एंड ओनली MBBS डॉक्टर, ये मुझे लगता था, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ टोटली नॉट ट्रू। बाकी भी श्योर सर, इट्स डेफिनेटली, क्योंकि इवन कुछ भी होता है, इफ पेशेंट कम्स टू यू और उसका सर्जरी हुआ है, सो इट डजेंट मीन कि आपने सर्जरी कर दिया और पेशेंट ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है सर। उस सर्जरी करने के बाद उस पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज़ वन कि जो एक अब नॉर्मल लाइफ से नॉर्मल लाइफ तक लेके जा सके पेशेंट को। काफ़ी लोग इसमें रोल प्ले करते हैं। मुझे उस टाइम लगता था खाली और खाली डॉक्टर्स ही होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, मुझे वही बनना था। लैक ऑफ द नॉलेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था जब मैंने BDS या BHMS कुछ नहीं चुना, क्योंकि मेरे को लगता था PDS BHMS या दूसरे ब्रांच उतने अच्छे ब्रांच नहीं है कंपेयर टू MBBS एट दैट टाइम। अभी भी लगता है कि अभी नहीं लगता सर, डेफिनेटली नहीं लगता। मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी हमारे सोशल लिसनिंग में एक चीज़ बहुत अच्छी ध्यान में है, बच्चे पीरियोडिक टेस्टिंग जो देते हैं अपने कोचिंग में, उसमें उनको कम मार्क्स मिलते हैं और वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ था? अब लूज नहीं हुआ था क्या? सर लूज ऐसा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। 30 टेस्ट हुए थे, ओवरऑल 30 टेस्ट हुए थे पूरे एक साल, कभी भी 500 प्लस नहीं आया। हर टेस्ट के बाद अपने आप को बोलता था कि अगली बार 500 प्लस आएगा, डेफिनेटली आएगा, कहाँ पे गलती हुआ, मिस्टेक्स देखते हैं। पढ़ के गया, अच्छे से गया, पूरा सिलेबस पढ़ा, एग्जाम में बैठा, सिलेबस में से क्वेश्चंस आए, गलत करके आया, घर पे आया। एक टेस्ट में हुआ, 2 टेस्ट में हुआ, 3 में हुआ। बीच रास्ते में दोस्त ने टेस्ट देना बंद कर दिया, मेरा एक दोस्त था, उसने टेस्ट देना बंद कर दिया क्योंकि उसके कम मार्क्स आ रहे थे। आधा टेस्ट फिर बाद में बचे हुए जो टेस्ट थे वो सब मैं अकेले लेके आता था, अकेले गया, टेस्ट दिया, घर पे आया, मार्क्स थे, टेस्ट दिया, घर पे आया। मैं ऐसे बताता हूँ सर, नेगेटिव मार्किंग होता है, -1 होता है एक करके, ऐसे होता था। मैंने 600 का अटेम्प्ट किया है, मतलब 600 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, मेरे 60 नेगेटिव मार्किंग हो जाते थे, 300 मार्क्स वहीं पे गए। मैं सोचा कि मेरे 600 का अटेम्प्ट किया तो ऑलमोस्ट 580 तो आएगा। मैंने घर पे आके देखा 300 मार्क्स था।
ऐसा नहीं है कि वो चीज़ मैंने पढ़ा नहीं है, वो क्वेश्चन डिफिकल्ट था, कुछ ना तो कुछ गलत हो रहा था वहाँ पे, वो चीज़ मैं नहीं देख पा रहा था। पढ़ा नहीं है ऐसा नहीं है, उस टाइम तो मेरा सिलेबस भी हो गया था सर, फिर भी मेरे मार्क्स इतने कम आ रहे थे, 300 तक चले जा रहे थे। सो जब आप सब पढ़ के जाते हो, अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो, एग्ज़ाम में बैठते हो, एग्ज़ाम अच्छा किया ऐसा लगता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के बाहर आए, पेपर देखा और आपने देखा कि आपने 60 नेगेटिव मार्किंग कर दिया है, 300 मार्क्स चले गए आपके, तो वो एक बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फीलिंग आ जाता है, क्योंकि उस टाइम लगता है यू आर नॉट एट ऑल अ वर्थ टू बी ए डॉक्टर, ऐसा लगता है कि नहीं यार तुम बनने लायक नहीं, ऐसा लगता है सर। तो आपने इसको ओवरकम कैसे किया फिर? ओवरकम हुआ ही नहीं सर, फर्स्ट ड्रॉप में बिल्कुल ओवरकम नहीं हुआ, क्योंकि यही फियर ने, यही एग्ज़ाम ने मेरा 479 ला के खड़ा कर दिया। एक्चुअली मैं एग्ज़ाम में 532 स्कोर कर सकता था, जो मैंने सिली मिस्टेक करके बर्बाद किया एंड 479 पे आ गया। ये ओवरकम नहीं हुआ सर। 530 से 479 479 होगा सर। क्या टाइप के सिली मिस्टेक्स आपको लगता है? बबलिंग मिस्टेक सर, क्वेश्चन सही निकाला, आंसर सही निकाला, मार्क गलत किया, 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही मार्क गलत मार्क कर भी दिया। गलत कर दिया। मार्क गलत है सर, ऐसा होता है सर, आपने आंसर निकाला एंड जब आप मार्क करने जाते हो विद इन अ प्रेशर वो मार्क गलत हो जाता है। आई गेस काफ़ी स्टूडेंट ने अगर नहीं किया रहेगा तो उनको एक ऐसा आइडिया रहेगा, ऐसा होता है सर, क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, ABCD अगर दिया जाता है, सो क्वेश्चन में ABCD ऐसा रहेगा एंड ऑप्शन में ABCD ऐसा रहेगा। सो अगर आपने यहाँ पे AB है और आपने B निकाला है, और यहाँ पे ऑप्शन में AD है और आपने D टिक किया, बिकॉज आप ऐसे टिक कर रहे हो, सो बिना देखे उस टाइम प्रेशर में आप वो D मार्क करोगे। क्वेश्चन सही देखा, सही निकाला, आंसर सही निकाला, पढ़ के आए थे, लेकिन यहाँ पे गलत कर दिया, ये प्रेशर की वजह से। तो मुझे एक बात बताओ, ये डर तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से जाएगा तुम्हें? डेफिनेटली सर, एकदम प्रैक्टिस से जाएगा। तो समझो आपने अगर पढ़ा है और तो प्रैक्टिस को कितना मार्क्स देते हैं आप, मतलब वैल्यू देते हैं? अगर पढ़ के, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ सर, एक पेपर में अगर पेपर में मार्क्स लाना है, एक नीट के पेपर में 50% इज व्हाट यू स्टडी, और कौन पढ़ा है आपको, कौन सा रिसोर्स है, क्या है, कैसे पढ़ के आया, क्या रिवीजन है, सब 50% कंट्रीब्यूट करते हैं आपके मार्क्स में। रेस्ट 50% एग्जाम में बैठ के आप कैसे अटेम्प्ट करते हो उस पेपर को, द पेपर मैनेजमेंट स्किल, कैसे अटेम्प्ट करते हो, कैसे पब्लिक मार्किंग करते हो, वो क्वेश्चन देखने के बाद क्या प्रोसेस होता है आपके माइंड में, ठीक है, उस क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कैसे करते हो डेटा उस क्वेश्चन से, ठीक है, उस क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, उस क्वेश्चन को देख के सॉल्व करके आंसर मार्किंग तक, इस पूरे टाइम में आपका माइंड सेट कैसे रहता है, एकदम कांस्टेंट रहता है ना, ऐसा करके रहना चाहिए। सो 50% इज स्टडी, रिसोर्सेज, टीचर्स, रिविजन एंड रेस्ट 50% इज पेपर मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू मी। तो आप 50% बोल रहे हैं? डेफिनेटली सर, मैं 50% देता हूँ उसको। तो इसके लिए तो काफ़ी मतलब हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। अगेन हार्ड वर्क इज अ डिफाइनिंग थिंग सर। एक बच्चा अगर 3 घंटा पढ़ता है तो उसको वो हार्ड वर्क लगता है, एक बच्चा अगर 7 घंटा पढ़ता है तो उसको वो हार्ड वर्क लगता है। इसका मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ आपको। मैं जब 12th में था, मैं 1 या 2 घंटा पढ़ता था मुश्किल से, हर दिन नहीं, पीरियडिकली, संडे सैटरडे कभी कभार। मुझे लगता था मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, एक्चुअली नहीं कर रहा था। जब मैं नीट में था 3 to 4 आवर्स कंस्टेंट हर दिन पढ़ना, ठीक है, रिवाइज करना। उस टाइम मुझे लगता था यार थोड़ा और मेहनत करना चाहिए। सो इट्स अ पर्सपेक्टिव थिंग। हार्ड वर्क एक बच्चे पे डिपेंड करता है, उसे कितने टाइम पे लग जाएगा कि यार मैं हार्ड वर्क करने लगा हूँ। तो ऐसा नहीं हार्ड वर्क मतलब 6 या 7 घंटा पढ़ना या 2 या 3 घंटा पढ़ना, एक बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हार्ड वर्क है ऐसा। बढ़िया। मुझे विकास एक चीज़ बताओ, हमारे सोशल लिसनिंग में विरायन सिंह सोशल लिसनिंग, तो हमने एक टीम बिठाई थी जो पेरेंट्स के, बच्चों के और टीचर्स के फीलिंग्स को, थिंकिंग को समझ रही थी कि वो इसके बारे में सोचते क्या हैं। और उस सोशल लिसनिंग में से कुछ चीजें जो ध्यान में आई हमारे, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो ये बोलता था कि सर नीट में तैयारी करके कोई फायदा नहीं है कॉम्पिटिटिव में, क्योंकि रिजर्वेशन कोटा वाले ज़्यादा है, हमको ज़्यादा मार्क्स दिलाने पड़ते और हमको एडमिशन नहीं मिलती। तो मैं इस पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी चाहता हूँ कि आप ओपन में आते हैं कि रिजर्वेशन में आते हैं? मैं ओपन में आता हूँ सर।
तो आपको ये कंसर्न नहीं था? था सर, एक बच्चे को ज़रूर कंसर्न रहता है, लेकिन फर्स्ट ड्रॉप में था। मेरा फर्स्ट ड्रॉप में जब 479 आया था, मेरा कट ऑफ 10 मार्क्स की वजह से रह गया था 489। 489 वॉज अ कट ऑफ महाराष्ट्र दैट ईयर 2018। मेरा कट ऑफ 10 मार्क्स की वजह से रह गया था। मेरे साथ कुछ दोस्त थे जो कैटेगरी से थे, उनका मेरे से कम मार्क्स था, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ से सर 2 रास्ता था मेरे पास। हाँ, यहाँ से सर 2 ऑप्शन था मेरे पास, 2 रास्ता। या तो कंप्लेन करूँ कि यार क्या हो रहा है, मैंने इतना मेहनत किया था, मार्क्स ज़्यादा है, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज में है, मैं नहीं हूँ। या तो भूल जाऊँ, ये सब नॉनसेंस है, पढ़ूँ अपने लिए अपना। मेरा अगर वो मेरा सीट है तो मुझे कंप्लीट करना है। दैट्स नथिंग एन एक्सक्यूज। ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो चले गया, ये चले गया। अपने ऊपर ध्यान दो, आप अपने कोटे पे ध्यान दो ना, ऐसा करके, क्योंकि कुछ उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। आप आज सपोज अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, सपोज मैं 479 लेके अपने किसी दोस्त के पास जाके रो के बोलता है यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे एक दोस्त का हो गया, तो क्या उससे अगले दिन मैं मेडिकल कॉलेज में रहता? नहीं, उससे मैं अगले दिन मेडिकल कॉलेज में नहीं रहता, उससे मैं अगले दिन घर पे रहता, कुछ और करता रहता। सो जो चीज़ मेरे को मेरे मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंचा रही है, मेरे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा रही है, इट्स नॉट अ वर्थ फॉर मी। जाने दो, अगर वो रिजर्वेशन है, कोटा है, जाने दो। मेरे को मेरे कोटा में खेलना है, मेरे को मेरे मार्क्स लाने हैं। अगर मेरे लिए 600 प्लस है तो 600 प्लस लेके आएंगे। सर मतलब आप काफ़ी सीनियर है, आपने काम किया है, इस उम्र में इतने इम्प्रेसिव थॉट 500 लोगों का बोलना मालूम है कि क्या है? वो ब्लेम गेम में रहते हो। वो ब्लेम गेम से आई डोंट थिंक कोई मेडिकल कॉलेज एडमिशन देता है ब्लेम गेम के हिसाब से कि आपने 10 ब्लेम किया है तो आप आ जाओ मेडिकल कॉलेज में। मार्क्स के हिसाब से होता है, मार्क्स लेके आओ, आ जाओ, और वो मार्क्स जो भी हो, मेरे हिसाब से तो यही है सर। सही में ये नहीं आया था दिमाग में? फर्स्ट ड्रॉप में तो सर बहुत आया क्योंकि था। बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को हमने सुना है, उनके यही सारे थॉट ने हमको बहुत मतलब ये क्वेश्चन पूछने पर मजबूर किया। फर्स्ट ड्रॉप के बाद सर पता था ना कि छोड़ो ये सब ब्लेम गेम, कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है, कोटा वोटा ये सब सोचने की कुछ बात नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो। तुम्हारा मार्क्स नहीं आया, ठीक है, अगली बार लेके आएंगे, ज़्यादा लेके आएंगे, कोशिश करते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम सर धक्का लगा था ना कि दोस्त तो चले गया, मैं नहीं गया, तो उसमें ब्लेमिंग का कुछ फ़ायदा नहीं। किसको ब्लेम करता? अपने दोस्त को, गवर्नमेंट को, इसको उसको ब्लेम करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा सर। मेरे को पता था वो जो रास्ता है ब्लेमिंग का, वो कहीं पे एंड नहीं होता है। बाकी दूसरा रास्ता जो खुद के ऊपर वर्क करके ज़्यादा मार्क्स लाने का है, वो एंड होता है मेडिकल कॉलेज में। मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया, जाने दो दूसरे इस रास्ते को। सो फाइनली थर्ड अटेम्प्ट आपने किया, सेकंड अटेम्प्ट बोलेंगे हम उसको, उसमें क्या ज़्यादा किया था आपने? प्रैक्टिस, जैसे आपने बताया मतलब सर। ये क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम भी चल रहा है ये, तो एक पावरफुल टेक अवेज जाने को ना कि ये मिस्टेक्स मत करो और ये काम करो। तो अगर इसको हमको अगर सम अप अगर करने का अगर है, तो क्या आपका मैसेज है कि आपने क्या गलतियां की थी और क्या आने वाले बच्चों ने गलतियां नहीं करने को? सेकेंड टाइम पे मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया था, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। जो 50% मैं बोलता हूँ ना सर, 50% इस पढ़ना एंड 50% इस पेपर मैनेजमेंट। फर्स्ट ड्रॉप में वो 50% मैंने कर लिया था, बचा वो पेपर मैनेजमेंट मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि वो पूरा ड्रॉप ख़त्म हो गया एंड मार्क्स कमाते रहे, ये सब होते रहा। एंड सेकेंड ड्रॉप में फिर मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करने लगा, क्योंकि एक बार पब्लिक मिस्टेक हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, 29 बार टेस्ट में रॉन्ग मार्क्स आया है, 30 बार मैं होने नहीं दूंगा ऐसा, अब आना चाहिए। तो अब आँख खोल के देखेंगे कि बबलिंग वाला, हाँ भाई ये यहाँ पे ये है, तो उसको अच्छे से टिक करो। ये भी एक रोल प्ले करता है। मैं थोड़ा समझने के लिए कि सपोज कोई बच्चे को कोई टॉपिक में केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, कोई टॉपिक में अगर 100 में से अगर उसको 30 मार्क्स मिलते हैं, आपने कैसे लिया उसको? मैंने उस टाइम सर उस 30 मार्क्स को अपने आप से जोड़ के नहीं रखा। ये एक बेस्ट थिंग है, उस टाइम पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने अपने आप को उस 30 मार्क्स से जोड़ के नहीं रखा। अगर मैं जोड़ के रखता, दैट मीन्स जोड़ना मतलब क्या, आप उस 30 के कैटेगरी में ही हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब यह है कि आप कभी फ्यूचर में मार्क्स नहीं ला सकते ज़्यादा, मतलब 30 से 35 जा सकते हो, 36 जा सकते हो, कभी 90 प्लस नहीं जा सकते आप, ऐसा ये फीलिंग आता था? ये फील आता था स्टूडेंट्स में, लेकिन
मैंने अपने आप को वैसा फील कभी नहीं करने दिया सर। मतलब समझो 30 से 32 मिले अगली बार, तो भी ये गुड साइन है कि मतलब सर 30 से 32 मिले, अगली बार 32 से 29 हो जाए तो भी ये गुड साइन है सर, जब तक आप हर बार हर टेस्ट में मेहनत कर रहे हो। मतलब 32 से सपोज 29 मिले अगली बार, तो भी ये गुड साइन है। गुड साइन है सर, बिल्कुल गुड साइन है ये। रीज़न है, बॉस टीचर्स बैठे हैं यहाँ पर। हाँ सर गुड साइन है, मैं बताता हूँ। रीज़न ये है, हम जो मार्क्स देखते हैं इसको टोटल आउटकम समझते हैं अपने आप का। ये मेरा पूरा पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करता है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। एक मार्क्स कैसे आता है, आपने पढ़ा, पेपर में क्या परफॉर्म किया, पेपर कैसा था, टफ था, इजी था। एक इजी पेपर में मैं 37 स्कोर कर सकता हूँ, लेकिन वर्थ नहीं है वो 40 स्कोर करने वाला पेपर था। एक हार्ड पेपर में मैंने 29 स्कोर किया, लेकिन 25 स्कोर कर अच्छा स्कोर था, लेकिन मैंने 29 किया, लेकिन मैं खुश किस में होऊंगा सर, इजी पेपर में 37 स्कोर करके, है ना। सो एक मार्क्स सब्जेक्टिव थिंग है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। सो आज अगर 32 आया है मतलब पेपर इजी होगा, मैंने अच्छा पढ़ के गया रहूँगा। कल 29 आया, हो सके पेपर हार्ड होगा, मैंने कुछ मिस्टेक किया, उसके अगले दिन वापस पेपर कुछ और आएगा, तो पेपर पे डिपेंड करता है। सो अपना मार्क्स कभी भी ऐसा नहीं कि 100 में से मेरे को इतना ही आना चाहिए, नहीं, आपका पेपर कैसा था और आपने कैसा परफॉर्म किया। मतलब आप धीरे धीरे प्रोग्रेस हर बार ट्राई करो कि अगले बार इस बार से ज़्यादा मेहनत करके जाएंगे, इस बार से ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाएंगे। 30 के 60 नहीं भी हुए तो चलता। 30 के 60 नहीं भी होंगे तो भी चलता है, थोड़ा मार्क्स पीछे जाता है तो भी चलता है, लेकिन अल्टीमेटली वो मार्क्स ऊपर जाएगा। वेरी नाइस। मुझे एक बात बताओ, आपके साथ में जितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे, तो आपने सबने अच्छा ही कोचिंग, मतलब एकदम ब्रांडेड ही मॉडल चुना होगा फिर? ये क्वेश्चन एक्चुअली सर, मेरे साथ में जितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे, अगर मैं जहाँ जिस कोचिंग से था अपने ड्रॉप में, तो वहाँ पे तो काफ़ी बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए थे, 3 या 4 लोग ही सिलेक्ट हुए थे जिसमें मेरा नाम था। बाकी सब ने वही कोचिंग लिया था जो मैंने लिया था। अब एक मिथ रहता है कि ब्रांड के नेम पे ही जाना चाहिए, कोचिंग का ब्रांड है तो ही जाओ। बाकी सी वन थिंग टू मी कि मैंने जिस कोचिंग में पढ़ाई की थी, मेरे टीचर्स की वजह से मेरा हुआ सिलेक्शन, मेरे कोचिंग के नाम की वजह से नहीं हुआ। मेरे कोचिंग के नाम की वजह से नहीं हुआ, मेरे कोचिंग के बाहर पोस्टर लगाया एयर 1 का, उसकी वजह से नहीं हुआ, मेरे टीचर्स की वजह से हुआ। ऐसा भी होता है सर, मैंने काफ़ी स्टूडेंट देखे हैं, मेरे स्टूडेंट क्या देखे, मेरे दोस्त वहाँ पे बैठा हुआ है समद, मैंने जिस कोचिंग से लिया था, क्या मैं ब्रांडेड भले ही कोचिंग से था सर, हाँ। मेरा दोस्त ब्रांडेड कोचिंग से नहीं था, उसने भी ड्रॉप किया है। कुणाल? हाँ समद, उसने भी ड्रॉप किया है, एंड वो ब्रांडेड कोचिंग से नहीं था सर, लेकिन अब आज मेरे साथ है। तो समझ आप ओपन कैटेगरी में आते कि? ओपन कैटेगरी में सर, तो ओपन कैटेगरी। हाँ। तो आपको फर्स्ट टाइम कितने मार्क्स मिले थे? फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे सर 467 था। 467। और तो आपने कोई ब्रांडेड कोचिंग मतलब? नहीं सर, जिस कोचिंग क्लास में मैं था उसमें मतलब उन लोग 12th पढ़ाते थे। अच्छा। और हाँ, नीट का उतना फोकस नहीं करते थे, नीट का फोकस उन लोग 12th के बाद करते थे। तो अब कैसा होता है कि नीट अगर आपने सब्जेक्टिव पढ़ा है और हम लोग का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, तो फिर लास्ट के 2 महीने में नीट नहीं होता है। तो फिर हम लोग ने फिर भी ट्राई किया, ऐसे करके हम लोग को 467 तक आ गया। तो ऐसा हुआ। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने वापस से वही क्लासेस ज्वाइन कर लिया, और फिर जब मैं देख रहा हूँ तो टीचर्स वही पढ़ा रहे, और फिर मुझे लगा कि अगर वापस से वही पढ़ूंगा तो मेरे को उतने ही अराउंड उसके आसपास मार्क्स मिलने वाले। तो फिर फाइनली मतलब वहाँ पे अच्छे सर थे, 1-2 मतलब हर एक फील्ड में, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में एक सर से अच्छी मेरी रिलेशन था। तो मैंने सर को बोला कि सर ऐसा सा हो रहा है प्रॉब्लम, मैं क्या करूँ? तो सर ने बोले एक काम कर, तू घर जा, ये बुक पढ़, अगर तुझे डाउट आए तो मेरे को आके पूछ लेना। तो फिर मैंने घर जाया, फिर सेल्फ स्टडी किया सिर्फ, और फिर जिस दिन मुझे डाउट हुआ लगा हाँ उस दिन क्लासेस गया, क्लासेस के टेस्ट दिए। फिर एक टाइम ऐसा लगने लगा कि क्लासेस के टेस्ट भी उतने अच्छे नहीं है, तो फिर ऑनलाइन कोचिंग क्लास जैसे एलन का हो गया या फिर किसी और का, तो वहाँ पे मैंने किया। वो स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन थे इसलिए किया मैंने वो। ओके, ऐसे। बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सर। तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया फिर? हाँ सर, फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया, बाद में 624 आया। 624 आले सेकंड अटेम्प्टमध्ये। कौन सा कॉलेज है वो? सायन? सायन, लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज सायन। यहीं से पढ़ना है बोले?
आणि बरोबर घेतली तिथे ॲडमिशन। एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही पूरे टॉक में कि डॉक्टर रहना ही ये कोई इम्पॉर्टेंट है कि अपने माँ बाप का, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोई बहुत आप फैमिली से साउंड चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहुत आपको एकेडमिक टाइप के लोगों से घिरे हुए रहना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। शायद यही अगर आपने बोला है तो। टोटली है सर, टोटली। मतलब मैं मेरे मुंह से तो नहीं बोल रहा ना कुछ। नहीं सही, नहीं सर, आप सही बोल रहे हो। तो और सेम टाइम अगर हमने सही तरीके से अपने एम को सही तरीके से स्ट्रेटेजिकली प्लान अगर किया तो एग्ज़ाम वो हार्ड नहीं है, उसको क्रैक किया जा सकता। डेफिनेटली, जब इतने बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, क्रैक किया जा सकता है। इसके लिए तो एग्ज़ाम बनाया है सर, क्रैक करने के लिए दिया है तो क्रैक करेंगे। एग्ज़ाम उसी के लिए बनाना है सर। अगर क्रैक किया नहीं जा सकता तो एग्ज़ाम को क्रैक कोई नहीं करता, कोई तो कर रहा है तो आप भी कर दोगे, उसमें क्या हुआ। सो क्रॅक किया जा सकता है सर। मला असं वाटतं जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करायला पाहिजे। आणि म्हणजे खरं तर सवय नाही आहे मला याची इंटरव्ह्यू घ्यायची, पण जेव्हा विकास चौधरीची आमच्या टीमनी खूप लोक लिस्ट आउट केले होते, 10 लोग लिस्ट आउट किए थे कि किसको बुलाने को चाहिए, तो विकास चौधरी एक पावरफुल मोटिवेशनल ज्याची फिलॉसॉफिकल आइडियाज फार क्लियर है, जिसके ह्यूमैनिटीज के फंडे बहुत क्लियर है कि अमीर गरीबी कुछ नहीं होता बोलते, ये जात पात कुछ नहीं होती बोले, आपकी कंडीशन क्या है ये कोई मायने नहीं रखता बोले, कोचिंग कौन सा है ये मायने नहीं रखता बोले, सर मायने ये रखता बोले मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए थी और मैंने यहाँ पर मिला लिया। मला वाटतं याच्यापेक्षा काही पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ी पाहिजे असते कोणी, कर लो दुनिया मुट्ठी में वगैरह थोड़ी चालत असते। तो एक बहुत ही सही तरीके से आपने विकास समद और कुणाल एक वेगळ्या पद्धतीने तुम्ही समजावून सांगितल्या सगळ्या गोष्टी। मी पालकांपर्यंत मुलांपर्यंत और सभी के तरफ मैं स्वप्निल को बोलता कि आप माइक दो, जिनको कोई भी क्वेश्चन पूछने का है तो आप पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। Respected Atul sir, and first of all, congratulations, my dear. Thank you sir. Vikas, your journey from 224 to 624, the 400 marks is a very huge difference between 224 to 624. It is not very easy for every children or every student. So my question only to you that कि how first attempt, second attempt and third attempt, only 3 hours of the exam. Okay, only 3 hours of the exam. How you describe, how you question, how you answer, how you entire 3 hours, how you solve the question. That's a very good question sir. Actually मैं इसका आंसर देने वाला था। So the pressure is one of the most important thing in paper. 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, 11-12 का पूरा सिलेबस आएगा, 3 घंटे का पेपर है, लाइव डिसाइडिंग पेपर है। सो प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, डेफिनेटली रहेगा। इफ़ यू आर ह्यूमन बीइंग, प्रेशर तो रहेगा ही। सो गलती कर सकते हैं। इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट सर, प्रेशर वॉज टोटली ऑन मी, विच वॉज 479 सर। 215 में टोटल प्रेशर ही नहीं था सर, उसमें तो कुछ नहीं था। इन 479 प्रेशर वॉज ऑन मी कि क्वेश्चन करना है, फटाफट करना है, जल्दी जल्दी करना है। पेपर पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ था अच्छे से। इन माई सेकेंड अटैम्प्ट प्रेशर मेरे पे नहीं था। देयर इज अ 2 थिंग इन दैट। फर्स्ट अटैम्प्ट पे पेपर को मैंने अपने ऊपर हावी होने दिया, मीन्स आई वॉज स्कैर्ड ऑफ पेपर। मैं डर रहा था पेपर से, पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सेकेंड अटैम्प्ट में मैं पेपर से डर नहीं रहा था सर। मेरा पेपर ऑलमोस्ट 2 आवर्स में पूरा हो गया था। 3 आवर का पेपर है, 2 आवर्स में पूरा हो गया था। ये कैसे आया सर? अचानक नहीं आता किसी में, ये कैसे आया? क्योंकि मैं डर के गया, पेपर में मार्क्स कम आए, 10 मार्क्स की वजह से कट ऑफ छूट गया। सिंगल चांस गिवन बाय माय पेरेंट, कट ऑफ छूट गया। अब डर के फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि एक रास्ता तो चुन लिया डर के, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। सेकेंड टाइम पे डर के नहीं जाना है, क्योंकि पढ़ा हुआ है। और एक क्वेश्चन को वैसे ही फ्रेम किया जाता है कि वो 1 मिनट में सॉल्व किया जा सके। इसके लिए उस क्वेश्चन को 1 मिनट दिया जा रहा है। दैट्स अ डेफिनेट टाइम गिवन बाय एग्जामिनर कि वो क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है। सो इसका प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको 1 मिनट में कैसे सॉल्व करूँगा। वो नहीं आएगा, वो क्वेश्चन वही आएगा जो 1 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है। सो कीप दैट इन माइंड।
एंड पेपर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, डरो मत पेपर से। आप पढ़ के गए हो, क्वेश्चन देखो, समझ में आया आंसर निकालो, नहीं समझ में आया बाद में रखो, पेपर कंप्लीट करके आओ, दोबारा देखो, फिर भी नहीं आ रहा है छोड़ दो उसको। 1 या 2 क्वेश्चन ही है, वो 1 या 2 क्वेश्चन की वजह से आपका पूरा पेपर खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसको एनालिटिकल स्टडी बोलते हैं। एक्चुअली आपको अपने पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा कि फिजिक्स में एक्चुअली में 45 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन मेरे को टोटली एकदम अच्छे से आ रहे हैं, लेकिन वो 40 क्वेश्चन बाद में है, पहले 5 क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में मैंने पेपर खोला, फिजिक्स के 5 क्वेश्चन है, पहले पढ़ा नहीं आया, सेकंड पढ़ा नहीं आया, थर्ड पढ़ा नहीं आया। तो उस टाइम उस पेपर को पूरा ऐसा नहीं समझना है कि वो पेपर टोटली डिफिकल्ट है, पूरा हार्ड है, मेरे पे प्रेशर आ रहा है, ऐसा नहीं है। हर एक क्वेश्चन को एक नए क्वेश्चन की तरह देखो, ये हमारे टीचर्स बोलते थे। एक क्वेश्चन आपके ऊपर वाले क्वेश्चन से, आपके नीचे वाले क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता है, प्लीज़ उसको अननेसेसरी रिलेट मत करो। एक क्वेश्चन को नए क्वेश्चन की तरह देखो, उसको प्रॉपर स्टडी करो। अगर आपको आता है परफॉर्म करो, अगर आपको नहीं आता है थोड़ी देर बाद के लिए रखो, थोड़ी देर बाद चेक करने के बाद भी नहीं आया उस क्वेश्चन को छोड़ दो। इससे आपका एक ओवरऑल प्रेशर कम हो जाएगा एग्जाम में। सबसे पहले आपने वो सब अटेम्प्ट कर लिया है जो आपको आता है, मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आपका हो गया है आधे टाइम में ही, एक प्रेशर कम हो जाएगा। एंड सेकेंड टाइम आप उस क्वेश्चन को जो देखोगे, जब आप पहली बार देख रहे होगे, ट्रस्ट मी डेफिनेटली सर वो सेकेंड टाइम आपका हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर रहता है सर। ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स को पता रहेगा, आप एग्ज़ाम में गए, एग्ज़ाम दिया, क्वेश्चन देखा नहीं आया, घर पे आए वही क्वेश्चन देखा, बीच में कुछ नहीं पढ़ा, वही क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन आ गया। ऐसा नहीं होता कि बीच में मेरे पास ज़्यादा दिमाग आ गया आधा किलो, ऐसा नहीं होता सर। वो प्रेशर था, इसकी वजह से नहीं आया। यहाँ पे प्रेशर हट गया है एग्ज़ाम का, डर नहीं है बिल्कुल भी, इसके लिए वो आ गया। वो डरो मत पेपर से, पेपर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है। आपने पढ़ा है, वही क्वेश्चन आएगा, वही चीज़ को सॉल्व करना है। 1 मिनट का स्टेपुलेटेड टाइम है, मतलब 1 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है। ये कीप दिस थिंग इन माइंड और पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करो। One more thing, now you are secured admission in MBBS. You will definitely clear the MBBS. After that, what is your expectation? What is your ambition regarding the PG, upper PG? सर आई वांट टू डू अपर पीजी, MD जनरल मेडिसिन, जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर माई नीट पीजी। एक्चुअली अब ये रिप्लेस किया गया है नेक्स्ट एग्ज़ाम से, मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। एंड माई अपर एम्बिशन इज़ टू PG करना जनरल मेडिसिन से। Okay. I am just asking you because I am also belongs to medical fraternity. Atul sir knows me very well. ओके सर। Okay, thank you. जैसा हमने बचपन से पढ़ा है वो कि एफर्ट्स ही चीज़ को एफर्टलेस बनाती करके, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये किस तरीके से रिलेट करते हैं आप इसको? प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट, ये एक काफ़ी सही कोट है एंड काफ़ी अच्छा कोट है। ये 100% ट्रू है इन नीट एग्जामिनेशन, इन माई लाइफ एज वेल। ये 100% ट्रू है। जितना प्रैक्टिस करोगे, एग्ज़ाम क्लास में बैठना, वीडियोस देखना एंड टीचर से पढ़ना इज़ अ पैसिव प्रोसेस। आप अपने दिमाग को यूज़ नहीं कर रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। टीचर आपको बता रहा है, वो आपके दिमाग में जा रहा है, इट्स अ पैसिव प्रोसेस, सिर्फ कान खोल के रखा है। जब आप उसी चीज़ को रिकॉल करते हो, इट्स एन एक्टिव प्रोसेस, उसके अंदर आप अपना दिमाग यूज़ कर रहे हो, वो एक्चुअल स्टडी होती है आपकी। उस टाइम आप अपना ग्लूकोज यूज़ कर रहे हो दिमाग में। एक्चुअल थिंग इज़ अ एक्टिव प्रोसेस। जब आप प्रैक्टिस करते हो, दैट्स एन एक्टिव प्रोसेस, वो एक्चुअल कंट्रीब्यूट करता है आपके प्रिपरेशन में। कितना वीडियोस देखा, कितना लेक्चर देखा, मैंने पूरा देख लिया, पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, लेकिन उसको आपने रिटर्न पढ़ा नहीं, रिटर्न रिवाइज किया नहीं, रिटर्न प्रैक्टिस किया नहीं, टोटली वर्थलेस है वो। विकास, मैं ना भूल जाऊंगा अभी यहाँ पर, जैसा हमारे विदर्भ में एक फैशन चल रही है, एक और कोचिंग लगवाते और फिर और 2-3 कोचिंग लगवाते, तो आपने भी यही किया था क्या? नहीं सर, डेफिनेटली नहीं किया था एंड मैं इसको कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। एक कोचिंग लो, एक रिसोर्स पूल लो एंड उसको ही हमेशा करो। मेरा एक वो था सर, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, मैं एक रिसोर्स पूल क्रिएट करना, और रिसोर्स पूल क्रिएट करना मतलब क्या, सपोज़ ये टेबल एक रिसोर्स है एंड मेरे को एग्ज़ाम में जाना है। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं अपने रिसोर्स में डालता हूँ। मेरे पास एक बुक है, उस बुक को सॉल्व करना है। अभी मार्केट में सर बहुत बुक हैं, हज़ारों बुक हैं नीट प्रिपरेशन करवाने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं बहुत सारा बुक भर लेता हूँ, मेरा रिसोर्स इतना ज़्यादा रहेगा तो इसी में से क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं होने वाला। आप अपने रिसोर्स को कभी पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपने रिसोर्स को छोटा रखो
लेकिन अपने रिसोर्स को बार बार करो। मैंने एक कोचिंग लगाई, अच्छे से पढ़ा, एक ही टीचर से पढ़ा। ऐसे नहीं कि 2 या 3 कोचिंग लगाई या 2 या 3 बुक किया, ऐसा नहीं। कोई भी एक कोचिंग लगाई, कोई भी एक बुक लिया एंड उसको ही अच्छे से किया एंड उससे सिलेक्शन होता है सर। मैंने दूसरा कोचिंग लगाया, मेरे दोस्त ने दूसरा कोचिंग लगाया, उसने दूसरा बुक यूज़ किया, एक्चुअली मैंने दूसरा बुक यूज़ किया, मेरे वो 2 वाले दोस्त ने दूसरा बुक यूज़ किया। हम तीनों ने, ऐसा नहीं कि 3 या 4 लगाए थे, लेकिन हम तीनों साथ में ही है ना सर। ऐसा नहीं है कि 5 या 6 बुक लगाने की वजह से या 5 या 6 क्लासेस लेने की वजह से आपका हो जाएगा। सेम थिंग है, 5 या 6 क्लासेस में 5 या 6 लेक्चर होगा। दिस इज एन पैसिव प्रोसेस, पैसिव थिंग होगा। आप कभी घर पे आके पढ़ोगे नहीं, ये एक्टिव प्रोसेस है। सो सेल्फ स्टडी इज वे मोर अच्छा वर्ड इम्पोर्टेंट। यूज किया। इसको कितना वेटेज देते आप? सर इट्स वे जैसा मोर अभी इम्पोर्टेंट। एक एग्जांपल, कितना 4.5-5 घंटे होगा ना सर कोचिंग? कोई भी 5 घंटे कोचिंग है तो कितना टाइम सेल्फ स्टडी पर देने को ना? सर प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ, एक स्टूडेंट 5 घंटे बाद 3 घंटे से ज़्यादा सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता, एग्जॉस्ट हो जाएगा सर वो। 3 घंटे 3 घंटा। लेकिन आप अगर 3 घंटा भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम 1 घंटा तो करो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, एक ही बार में ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में कोई बहुत बड़ा तीर मार लेना है। एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसको ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हथौड़ी मार के पूरा आधा काटना है, ये ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके काटो और वो कट जाएगा, भले ही उसको टाइम लगेगा। सो हर दिन अगर पढ़ रहे हो, भले ही 5 मिनट पढ़ो, भले ही 10 मिनट पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो सेल्फ स्टडी, लेकिन रोज़ पढ़ो। संडे, दिवाली, होली, रोज़ पढ़ो। वो 1 घंटा रोज़ पढ़ो एंड ट्रस्ट मी, वो 1 घंटा आपको सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा एंड में। मैं और एक बार थोड़ा आसान करता इसको, मतलब एक कोचिंग लगवाया और दूसरा कोचिंग लगवाया, ये एक मॉडल है। दूसरा है एक कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी, कौन सा ज़्यादा बेस्ट है इसमें? सर 101% वो बेस्ट है जो एक कोचिंग और सेल्फ स्टडी है। 101%। 101% सर, मैं कहीं पे भी बोल सकता हूँ 101%। आपको फॉलो करते लोग? डेफिनेटली सर, वो भी समझेंगे। मैं 101% बोल सकता हूँ। अ कुछ- कोचिंग किसको भी सेल्फ स्टडी। प्राइम मिनिस्टर को भी छोड़ते नहीं आजकल। सॉरी सर। ट्विटर पर किसको भी छोड़ते नहीं, बोला आपके यूट्यूब चैनल पर लिख देंगे आपको। सर लिखते हैं, उसमें क्या होता है, लेकिन मैं तो मेरे हिसाब से यही है सर। 100%। 101% सर यही होता है। सेल्फ स्टडी इज वे मोर इम्पोर्टेंट। नाइस। आप पूछिए अगर कुछ अगर। अरे पूछो ना, क्या कोई सवाल कोई कम वेटेज या ज्यादा वेटेज वाला नहीं है। हाँ, यह एक्चुअली एवरी क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। कोई भी पूछ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपल्या नीटमध्ये एन सी आर टीचाच सिलेबस राहतो ना? सर नीट में एनसीईआरटी का सिलेबस रहता है, ये क्वेश्चन यस सर। है ना, बरोबर। तो एन सी आर टी का सिलेबस सी बी एस ई फॉलो करता है या स्टेट बोर्ड फॉलो करता है? सर CBSE फॉलो करता है। ये राइट, बरोबर। तो फिर अपन ने एडमिशन लेते वक्त सी बी एस ई बोर्ड में एडमिशन लेनी चाहिए 11-12 को या स्टेट बोर्ड में लेनी चाहिए? सॉरी सर, आई कैन नॉट फॉलो, आप रिपीट करो ना ज़रा। नहीं मतलब जैसे अपन 11-12 में एडमिशन लेते हैं, हाँ, तो 11-12 में एडमिशन अपन ने स्टेट बोर्ड के कॉलेज में लेनी चाहिए या सी बी एस ई कॉलेज में लेनी चाहिए? इसका 2 आंसर हो सकता है। फर्स्ट थिंग, इसको लेना चाहिए CBSE बोर्ड में, राइट। बट देयर इज़ अ वार्निंग, एक ब्रैकेट में लाइन है, इट इज़ नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको CBSE में ही लेना है। अच्छा, ओके नहीं मतलब स्टेट बोर्ड से भी बच्चे क्लियर कर सकते हैं CBSE वाला। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि जैसे अपन ने CBSE में लिया है, बराबर, NCERT का सिलेबस है, लेकिन जब अपन स्टेट बोर्ड की अगर एडमिशन ली है स्टेट बोर्ड में, तो अपने को स्टेट बोर्ड के भी बुक्स पढ़ने पड़ेंगे ना उसमें। मतलब डबल करना है ना, CBSE का भी पढ़ना है और स्टेट बोर्ड का भी पढ़ना है। हाँ, एक्चुअली टोटली डिफरेंट नहीं होता है सर, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंट होगा। Okay. वो माइनर डिफरेंट आप 1 या 2 महीने में क्लियर कर सकते हो, बाकी टोटल डिफरेंट नहीं होता है कभी भी। विकास मुझे एक थोड़ा ये बताओ, इसमें जो कोचिंग कर रहे हैं या जो उस फील्ड में है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, मतलब उनका व्यू? मतलब कोचिंग के टीचर सर? नहीं, जैसे इसका जो पढ़ाते हैं इसको, हाँ, उनका व्यू ज़्यादा सटीक रह सकता है? मतलब जो मतलब स्टेट बोर्ड लेने को ना, CBSE लेने को ना, क्या लेने को ना? हो सकता है सर, उन्होंने पढ़ाया है तो बिल्कुल हो सकता है। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, मेरा ये है सर। सर एक
आपसे क्लैरिटी चाहिए थी। जैसा एक क्वेश्चन आया है कि नीट के पढ़ाई के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, तो आपको स्टेट बोर्ड का 11-12 लेने का है या सीबीएसई का लेने का है? इसका क्या राइट आंसर हो सकता है? दोनों में से कोई भी चलता, यानी ऐसा कोई स्पेसिफिक एज सीबीएसई वाले को नहीं मिलने वाला है स्टेट बोर्ड के रिस्पेक्ट में, या ऐसा कुछ स्टेट बोर्ड वाले पीछे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ओवरऑल जब 11-12 पूरे को मिला दें तो चाहे सीबीएसई बोर्ड का देखें या स्टेट बोर्ड का, ऑलमोस्ट सेम ही, ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है। 2-4%, 5% का जो डिफरेंस है वो मैनेजेबल है। एक अच्छा क्वेश्चन आया था, मैं वो और एक बार रिवाइज करता। इवन सेकंड टाइम में विकास का ये बोलना था कि सर मुझे पूरा सिलेबस ही पता नहीं था बोलते। करेक्ट है ये? करेक्ट है सर। देखो कितनी हॉरिबल चीज है कि एक सीरियस एस्पिरेंट जिसके माँ बाप पीछे नहीं लगे उसके, वो खुद इतना मोटिवेटेड है, वो ये बोल रहा है कि मुझे सिलेबस ही पता नहीं था बोलते। तो इसको कैसा आप, तो आपको किसने बताया नहीं क्या ये कोई सिलेबस कैसा रहता करके? ये सर 2017 के बाद का फर्स्ट ड्रॉप का टाइम था। जनरली ट्रेंड क्या रहता है, बच्चा बैग उठाता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज में जो टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहा है वो पढ़ के घर पे आता है और उसको पढ़ता है, अगर अच्छा बच्चा होगा तो घर पे पढ़ता है। बट कभी भी उसने ऐसा नहीं देखा है कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूँ, कौन से चैप्टर में वो टॉपिक है, उस चैप्टर में कितने सब टॉपिक्स हैं, कभी वो नहीं देखा है। आई डोंट थिंक कि जो एनटीए की वेबसाइट से नीट का सिलेबस निकलता है, हाँ, कोई देखता रहेगा। मैंने भी नहीं देखा था, मेरे दोस्त लोग ने भी नहीं देखा था, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने, वो जो एनटीए की वेबसाइट से सिलेबस निकलता है वो कोई नहीं देखता है। मतलब एनटीए के जो वेबसाइट पर सिलेबस ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो वो आपने भी नहीं देखा था? हाँ, वो मैंने नहीं देखा था। उसके अंदर एक्चुअली डिवाइडेड है कि क्या टॉपिक्स हैं, क्या सब टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर्स आते हैं, सो उसके अंदर एक्चुअली सब टॉपिक डिवाइडेड है। सो वो कोई नहीं देखता है, सब अपने टीचर के हिसाब से जाता है। एंड मोस्टली टीचर्स को पता रहता है कि ये टॉपिक्स है, ये सब टॉपिक्स हैं, लेकिन हाँ। उस बच्चे को नहीं पता रहता है और टीचर उस हिसाब से पढ़ाता है हाँ। कि ये टॉपिक है तो आज ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। क्योंकि ये एक्चुअली ये वाला जो काम है, सिलेबस देखना, टॉपिक्स देखना, सब टॉपिक्स देखना, ये टीचर करता है जनरली, इन जनरल ट्रेंड। एक बच्चे को नहीं पता रहता है कि क्या टॉपिक्स है, क्या सब टॉपिक्स है जो मेरे को पढ़ने चाहिए। तो ये मतलब एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है ये पता होना? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है सर। इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सपोज आप एक फील्ड में खेल रहे हो क्रिकेट एंड आप एक बैट्समैन हो, जब तक आपको पता नहीं है कि कौन से साइड की बाउंड्री छोटी है, कहाँ पे फील्डर ज़्यादा है, कहाँ पे फील्डर कम है, आप कहाँ पे सिक्स मारोगे? आपका कोच आके बोला, सपोज एक एग्जांपल, आपने XYZ कोचिंग लगा दिया, तो आप रिलाई करो ना उनके ऊपर, उनको पता है, आपको पता करने की जरूरत क्या है फिर? हाँ श्योर, आप रिलाई कर सकते हो, टोटली रिलाई कर सकते हो अपने टीचर्स के ऊपर। बट एक चीज़, जब आप लेक्चर देखने से पहले या फिर लेक्चर में अटेंड करने से पहले अगर आपको पहले से पता रहेगा कि ये कौन से टॉपिक से है, कौन से सब टॉपिक से है, तो आप उस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। सपोज मैं एक टेक्निकल टर्म बोलता हूँ, स्टूडेंट समझ जाएंगे। सपोज आप आज ग्रेविटेशनल मोशन पढ़ रहे हो, ठीक है, एंड कोई स्टूडेंट जो पढ़ा रहेगा ग्रेविटेशनल मोशन पढ़ रहे हो, अगर एक स्टूडेंट को नहीं पता है एंड वो टोटली रिलाई नहीं करता है, मतलब टोटली रिलाई करता है अपने टीचर पे, तो पढ़ के आ जाएगा। लेकिन अगर एक स्टूडेंट को पता है तो वो ग्रेविटेशनल मोशन को अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ कंपेयर करके पढ़ेगा, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है सर, अलग नहीं है, तो वो पढ़ेगा एंड वो पढ़ेगा। सेम है, इंटीग्रेटेड है सर, कुछ फर्क नहीं है। क्यू को एम करने का दोनों अलग अलग फार्मूला हो जाता है, चार्ज को मास करने का अलग अलग फार्मूला बन जाता है। सो वो दो चीज़ को इंटीग्रेट करके पढ़ेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप उसको नहीं पता है, टॉपिक्स सब टॉपिक्स नहीं पता है, ठीक है, कहाँ पे चल रहा है सिलेबस, कहाँ घूम रहा है, ये नहीं पता है, तो उस चीज़ को इंटीग्रेट करके नहीं पढ़ेगा। उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हार्ड लगेगा, उसे ग्रेविटेशनल मोशन भी हार्ड लगेगा। जबकि इंटीग्रेट करके पढ़ोगे तो दोनों ही ईजी है, दोनों ही ईजी है, कुछ नहीं, क्यू को एम करो, एक ही फॉर्मूला याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ऐसा है सर। ओके, एनी क्वेश्चन? यस। So actually, I want to know that the boy was the bhaiya was saying that he was the below average student.
So we want to know the real struggle story behind his marking. That he is saying that he is a below average student, so his marks also should be below than 50 or 25 in physics and chemistry. Yes, I am right. Definitely right. So how you score your 25 to 75 and 75 to then again 120? I want to know the struggle behind that marks. एक्चुअली उसके पीछे कुछ नहीं स्ट्रगल है. सी वन थिंग इज़ इम्पोर्टेंट. कमिंग टू माई 10th 84%. 10th का बोर्ड का जो स्टूडेंट ऑलरेडी बोर्ड पास कर लिया आप उनसे पूछिए. 3 या 4 दिन का प्रिपरेशन आप अगर दिन रात लगाओगे तो 84% आराम से ले आओगे. बोर्ड के एग्जाम हमने ऐसे ही मिलाए थे, हमारे टाइम पर भी यही था. 5 साल के क्वेश्चन पेपर हम लाते थे. हाँ, लेकिन तब भी इतने मार्क्स नहीं मिलते थे जितने अभी मिलते हैं. हाँ सर, वही ना सर, पेपर आते आते एग्जामिनर नहीं चाहता आप फेल हो, वो मार्क्स देता है. आप कुछ भी लेके आओगे वो मार्क्स देगा. सो 84% वैसे ही आए थे. पहले 1 या 2 महीना पहले पढ़ के पेपर लाके, लास्ट ईयर के पेपर लाके एंड ये वो सब करके एग्ज़ाम दिया, पेपर में लिखा एंड एग्जामिनर ने पास कर दिया और 84% आ गए. अब बात करते हैं मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स की. 65 मार्क्स जो 100 में से था. मैं एक अनएडेड कॉलेज में था. 70 मार्क्स वॉज थियरी एंड 30 मार्क्स वॉज प्रैक्टिकल. 30 मार्क्स मेरे को ओवरऑल मिला ही था क्योंकि मेरा अनएडेड कॉलेज है, तो उन्होंने सबको 30 मार्क्स दिया था, हमको सामने दिखा के 30 मार्क्स दिया था. सो मैंने 70 में से 35 स्कोर किया था इन थियरी. आप सर क्या होता है कि जब क्वेश्चन वो होता है MCQs होते हैं, स्टार्टिंग के कुछ MCQs होते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके बाद. सो वो MCQs कहाँ से आते हैं? प्रीवियस ईयर के पेपर से आते हैं. सो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया तो वो MCQs हो जाएगा एंड कुछ कुछ क्वेश्चन भी हो जाएंगे. सो मैंने वही अटैम्प्ट किया था, MCQs एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस एंड वही 1 या 2 रात पढ़ के. क्या होता है सर, 1 या 2 रात पहले पढ़िए, अपने बुक अपने सिलेबस को यहाँ पे लगाइए एंड एग्ज़ाम में इसको गिरा दीजिए, दिमाग में मत जाने दीजिए. ऐसा होता है. सो यही हुआ था. ऐसा कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं है उसके पीछे. 1 या 2 रात की मेहनत है एंड उसमें ही वो 74 आ गया, उसमें ही वो 84 आ गया. इन्होंने एक चीज और शेयर की थी ऑफ द रिकॉर्ड, अभी आप बताइए उसको. आप पेपर को एनालाइज करते थे ऐसा बोल रहे कि हाँ, सर. क्यों मार्क्स मुझे कम मिले हैं करके. ये इस पर थोड़ा क्लैरिटी से. हाँ श्योर. आपका क्वेश्चन था ना अभी. Actually, you are saying about state board. I am asking about NEET. You are saying that you are below average student, so your marks should also be less than 50. So how you overcome that distance from 25 to 120 marks in NEET? 215 marks in NEET. How I scored? No. It's I am asking अगर आप that. बिलो एवरेज अगर है तो कैसे पॉसिबल है बोलते हैं? ये बोल. कैसे हाँ, पॉसिबल अगर है? आप बिलो एवरेज स्टूडेंट थे तो ऑब्वियस है आपका मार्क्स भी कम होगा. तो वो मार्क्स आपने कैसे ओवर किया? अगर आप बिलो एवरेज है तो आपका ऑब्वियस है फिजिक्स केमिस्ट्री लूज होगा आपका. तो आपने वो फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे ओवरकम किया, यानी तक आप 625 तक आ गए? अच्छा, वो एक्चुअली ओवरकम किया. ओके, ऐसा स्पेसिफिकली उसका भी कोई अलग स्ट्रगल थिंग नहीं है. जैसे मैंने रॉक का एग्जांपल दिया था, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ो सो वो बर्डन छोटा हो जाएगा. सी स्टार्टिंग में जब मेरे को, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है, सपोज़ मेरे को फिज़िक्स नहीं पता है, या जब मैंने 12th स्टार्ट किया था तो मुझे फिज़िक्स के चैप्टर नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज नहीं पता है, अगर सपोज़ मेरे को नहीं पता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? पता करो. यही सॉल्यूशन है. सो पता करो. तो सबसे पहले टीचर्स अच्छे ढूंढो, जो टीचर्स आपको वो एक अच्छे वे में बताए, प्रॉपर वे में बताए. ऐसा नहीं आपको बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश करे या बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करने की कोशिश करे. सो वो स्ट्रगल आपका कम हो जाएगा जब आपके टीचर्स उस हिसाब से बताएंगे. तो ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगा एक बिलो एवरेज से 600 प्लस लाने के लिए. ऐसा नहीं है. हर दिन की एफर्ट थी, छोटी छोटी एफर्ट थी. 2 साल की एफर्ट थी, इसके लिए 2 साल लग गया बिलो एवरेज से ऊपर जाते नहीं. अगर एकदम ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया रहता तो मैं 6 महीने में क्रैक करके निकल गया रहता. सो ऐसा नहीं था. इसके लिए 2 साल लगा, थोड़ा थोड़ा एफर्ट रोज लगा एंड वो पाइल अप हुआ बाद में. आई थिंक. एक बात बताओ विकास, आपके लास्ट अटेम्प्ट में आपने डाउट सेशन ज़्यादा किए थे क्या? हाँ सर, मैंने डाउट सेशन काफ़ी किए थे. हमारे एक सोशल लिसनिंग में एक ध्यान में आया कि बच्चे कोचिंग में डाउट नहीं क्लियर करते अपना. सही है समझ?
पूछने से थोड़ा सा ये लगता है, मतलब ऑकवर्ड फीलिंग आता है कि क्या कोई ये सही है क्या ये? डेफिनेटली सही है सर। तो ये आपके फर्स्ट मतलब अटेम्प्ट में था, सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्या किया फिर? फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं था, पूरे लाइफ भर था कि अगर मैं डाउट पूछ लूँगा तो वो क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे कि इसको ये भी नहीं आता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा टीचर क्या बोलेगा कि कल ही तो पढ़ाया था और आज पूछ रहा है, और इतना छोटा चीज़ ये नहीं आता है। सो ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए आप में। तो सेकंड टाइम आपने ये सोचना ही बंद कर दिया कि टीचर क्या सोचेगा करके? सर सोच के कुछ फ़ायदा नहीं होता। फायदा नहीं। सोच के क्या करूं? सोच के कुछ फ़ायदा नहीं होता। मेरे दोस्त हंस लेते तो कोई फ़ायदा नहीं होता। सर एक थिंग है, मैंने एक देखा था, आपके और आपके ड्रीम के बीच में ना 1000 चीज़ खड़ी है, 1000 डिस्ट्रैक्शंस खड़े हैं, बट नो वन इज स्टैंडिंग इन बिटवीन दैट। कोई बीच में नहीं खड़ा है, सब इधर उधर खड़े हैं। इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड आप इधर उधर देखोगे, इफ़ यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड आप सीधा चल दोगे। सो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, आपका दोस्त हंस दे या आपके टीचर बोल दे सर 2+2 क्या होता है, आपका दोस्त हंस दे कि इसको ये भी नहीं आता, वो आपको बोले कि यार बचपन में नहीं पढ़ा था क्या, तो उसको बोल दो यार नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ने का है। सर को अगर हाँ नहीं पढ़ा था नहीं। हाँ अगर सर आपको बोले कौन से स्कूल से आए थे आप, कहाँ पढ़े, ये भी नहीं आता क्या, वो भी नहीं आता क्या, तो उसका आंसर यही है कि नहीं आता, आप पढ़ाओ मुझे। अभी पढ़ने का है ना, अभी आँख खुली तो अभी पढ़ना है। हाँ। पहले नहीं खुली थी, पास्ट को चेंज नहीं कर सकते ना सर। सो अगर आपका टीचर आपको बोल दे कि इतना छोटा चीज़ है, आप तेरे को ये नहीं आता है, सो आप अपने टीचर को तो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अपने दोस्त को कर सकते हो, अपने टीचर को नहीं कर सकते। एक थोड़ा रिस्पेक्ट होता है, एल्डरली एज है, सो उनको डिसरिस्पेक्ट मत करिए। उनको बोलिए कि सर अभी करने का था, सो आप अभी बता सकते हो क्या। अगर वो टीचर नहीं बताते तो दुनिया में एक ही टीचर नहीं है, इंटरनेट रिवॉल्यूशन है अपने यहाँ पे, वी आर इंटरनेट जनरेशन। आज गूगल पे आप 2+2 लिख दो सर 4 आ जाएगा, आप रॉकेट साइंस लिख दो सर आंसर आ जाएगा। सो वहाँ पे कर लो। एट द एंड ऑफ द डे आपका डाउट सॉल्व होना चाहिए ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपका डाउट सॉल्व होना चाहिए। ये अपने माइंड में रखो बस। बाकी दुनिया क्या बोलती है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, टीचर बोल रहे हैं, आपका डाउट सॉल्व हो गया ना, रात को अच्छे से नींद आएगी बस। ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? बिल्कुल सर, ये इसको ऐसे बोल सकते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या उसकी कहेंगे। कीमत चुकानी पड़ती, हमको चुकानी पड़ेगी, सामने वाले को नहीं पड़ेगी। इसके लिए वो कीमत मत चुकाओ क्योंकि वर्थ नहीं है। खरा है ना, मुझे नुकसान किसका होने वाला है अगर हमने डाउट नहीं पूछा, ये चक्कर में कि सामने वाला क्या बोलेगा, वो चक्कर में नुकसान किसका है? वो स्टूडेंट का नुकसान है। हमारा है। सही, व्हेरी नाइस। अजून काही विचारायचं आहे? सर आपके रिवीजन टिप्स बता सकते हैं थोड़े? जब आपने पेपर के पहले 1 महीना बचता है सर, तो आपने कैसे प्रिपरेशन की रिवीजन की? रिवीजन का एक रूल होता है, ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है। मैं ऐसा करता था, एक टाइम फुल रिवाइज कर लो। जब आपका फुल सिलेबस हो जाएगा ना, एक टाइम फुल रिवाइज कर लो। उस फुल रिवीजन का मतलब क्या हुआ, जो आपके टीचर्स ने नोट्स पढ़ाए हैं या फिर जो भी आपका रिसोर्स है, उस रिसोर्स को एक बार गो थ्रू करो अच्छे से, कुछ क्वेश्चंस उसके लगा लो। ऐसा नहीं है कि 50 या 60 ही, जब तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लो। इस तरीके से एक बार अगर आपका फुल रिवीजन हो जाएगा, सो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में कि मेरा एक बार फुल रिवाइज हो गया। अब बात करते हैं कि आगे का फर्दर रिवीजन कैसे करेंगे। 1 महीना बचा है, 10 दिन बचा है, नीट के 1 दिन पहले रिवाइज क्या करेंगे। नीट के 1 दिन पहले आपका फुल रिवाइज नहीं होने वाला है, नहीं आधा महीना पहले, 15 डेज पहले भी फुल रिवाइज नहीं होगा अगर आप करने जाओगे। सो वैसा रिवाइज मत करो, ठीक है। जब आप पेपर देते हो, नीट के पहले पेपर दोगे ना, वो पेपर दे के आते हो, उसमें जो आपका गलत होता है या फिर जो क्वेश्चन देख के आपको एकदम हार्ड लगता है, ठीक है, टफ लगता है, या फिर रेगुलर गलत हो रहा है, ऐसा क्वेश्चंस, उस टॉपिक को अलग करके रखो, क्योंकि वो टॉपिक आपको एग्जाम में तकलीफ देने वाला है। क्योंकि दूसरे टॉपिक आपको एग्जाम में आया और आपने कर दिया, वैसे भी नीट में ऐसे भी होने वाला है, दूसरे टॉपिक एग्जाम में आएंगे आप कर देंगे। लेकिन कुछ टॉपिक जो हार्ड लगा, टफ लगा, जैसे मेरे को ऑप्टिक्स हार्ड लगता था, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी फार्मूलाज है, काफ़ी चीज़ है उसके अंदर। सो मैं ऑप्टिक्स को बार बार रिवाइज़ करता था। ऐसा नहीं कि मैं पूरे फिजिक्स को रिवाइज़ करूं, मैं ऑप्टिक्स को एक बार पूरा रिसोर्स पढ़ा, पूरा MCQ सॉल्व किया ऑप्टिक्स का बार बार। एंड दूसरे चैप्टर्स जैसे मैकेनिक्स के चैप्टर्स, ये सब ऊपर से पढ़े, एक बार गो थ्रू हुआ बस। जैसे पेज पलटाना कैसा होता है, गो थ्रू, एक बस गो थ्रू होना। एक डीप रिवीजन उसको ही दो जो आपका एग्जाम में गलत हो रहा है या फिर आपको डर लग रहा है उसके बारे में,
ठीक है। सो एग्ज़ाम जब मेन एग्ज़ाम आएगा तो वो डर नहीं लगेगा। सो एक रिवीजन, फुल फ्लेज रिवीजन जो सबको करना है, उसके बाद छोटा छोटा माइनर रिवीजन जिसके अंदर आपको खाली मिस्टेक्स के रिवाइज करना है। नीट के एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी यही करना है। लास्ट एग्ज़ाम पहले जो गलत हुआ है वो चीज़ पढ़ना है, एग्ज़ाम में बैठना है, एंड एग्ज़ाम में ये डर के नहीं बैठना है कि यार वो जो फुल फ्लेज रिवीजन मैंने किया था वो तो 1 महीना पहले किया था, एग्ज़ाम में याद कैसे आएगा। ट्रस्ट मी, एग्ज़ाम में बैठोगे मसल मेमोरी काम करेगी एंड याद आ जाएगा। सर आप मॉक टेस्ट को इम्पोर्टेंस दे सकते? मॉक टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई एक बच्चा मॉक टेस्ट नहीं देता है एंड उसके पास बेस्ट रिसोर्स है, एंड कोई एक बच्चा मॉक टेस्ट देता है एंड एवरेज रिसोर्स है, सो वो बच्चा क्लियर कर जाएगा जिसके पास एवरेज रिसोर्स है एंड मॉक टेस्ट है। मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन, आपने गलतियों का मतलब मेंशन किया, गलतियों से कॉन्फिडेंस लूज होता कि गलतियों से सीखता आदमी? क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का कॉन्फिडेंस जाता बोलते। हाँ होता है सर, गलतियों से सबसे पहला जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो कॉन्फिडेंस लूज होना होता है। उस इफ़ेक्ट को आपको चेंज करना है सीखने में। वो जो कन्वर्जन रहता है वो नहीं कर पाते हैं लोग। वो कन्वर्जन करना है आपको कि मेरे को गलतियों से सीखना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। तो जो गलतियां होती है उसको एनालाइज करो और उससे सीखो। डेफिनेटली गलतियाँ होती है, गलतियाँ सबसे होती है, आपसे मुझसे सबसे होती है। गलतियाँ होती है, उसको देखो, एनालाइज करो, सीखो। बाई चांस ऐसा भी होगा अगले दिन वही गलती होगी दोबारा, ऐसा होगा। अगले दिन छोड़ो, समझ लो आपके पूरे साल भर वही गलती हुई, एक ही क्वेश्चन आया, वही गलती हो रही है, बार बार हो रही है। आप घर पे पढ़ के आ रहे हो और वही गलती होते जा रही है। एक बच्चा कॉन्फिडेंस लूज करेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार क्या हो रहा है। ट्रस्ट मी, एक लिमिट आ जाएगा उसका, लेकिन आपका लिमिट नहीं आएगा। आप जब करोगे बाद में कभी 30 बार गलत होगा, 35 बार गलत होगा, 37 टाइम वो राइट हो जाएगा एंड वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए। एंड वो 37 वाला जो रहेगा वो नीट का एक्चुअल पेपर रहेगा। सो गलती जितना करना है अभी कर लो, मॉक टेस्ट में कर लो, मॉक टेस्ट भर के दो जिसके अंदर आपको सब गलती पता चले, क्योंकि सब गलती का पिटारा इधर ख़त्म कर दो ताकि नीट में वो बचे ना गलती करने के लिए। मेरी फर्स्ट ड्रॉप के एंड तक जब एंड हुआ था, जिसमें मेरा 333 मार्क्स आया था लास्ट में, तो उस टाइम एक ब्रेकिंग प्रोसेस चल रहा था मेरा पूरा साल भर। सर ब्रेक करना है इस बंदे को, इसके कॉन्फिडेंस को, मेरे टेस्ट। सो ब्रेक होते मैं नहीं हुआ ब्रेक कि हाँ चलो करेंगे, अगली बार करेंगे, मार्क्स आएगा, ऐसा होता रहा, पूरा साल निकल गया, नहीं आया। तो एंड में मैं सोचा कि नहीं होगा मेरे से, आई एम नॉट अ वर्थ, शायद से मैं क्रैक नहीं कर पाऊँगा, जाने दो। मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार करना, कोशिश करना, ठीक है। सो आई थिंक वहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स से या तो अपने कोई ऐसे वाइस दोस्त से बात करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपको नहीं लगता है कि आपका वर्थ, आपके हिसाब से आप अपने नज़रे में गिर गए हो, कुछ नहीं कर पाते हो, एकदम डल स्टूडेंट हो, वीक स्टूडेंट हो, आपके हिसाब से यू आर नॉट अ वर्थ। लेकिन आपके पेरेंट्स के हिसाब से नहीं, आपके पेरेंट्स के हिसाब से आप सबसे ब्राइट स्टूडेंट हो। आपका एक वीक दोस्त है, उसके हिसाब से आप सबसे ब्राइट स्टूडेंट हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा करके वो सोचेगा। तो उससे बात करो, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। वो आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि नहीं हो जाएगा तेरे से, कितना अच्छा स्टूडेंट है तू, कितना पढ़ाई करता है, तो वो एक कॉन्फिडेंस आएगा आप में। तब आपको लगेगा यार जब ये लोग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं दिखा सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा जो ये आता है ना कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से क्या हो जाएगा, ये तब आता है जब आप डरते हो कि मैं फेल हो गया तो। डू वन थिंग, एक लाइन हमेशा याद रखो, एक चीज़, फेल होते हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पास होते हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जब कभी नीट प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं अभी अपने नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं निकला, सपोज़ मैं नीट पीजी मैंने नहीं निकाला, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैंने नीट पीजी निकाल लिया, ये भी 101% मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना सर, तो आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता है फेल होने पे, तो डर नहीं रहता है। जैसे आपको डर रहेगा आपके दोस्त का, आपके पेरेंट्स का कि फेल होऊंगा तो उनको क्या जवाब दूंगा, इसके लिए लगता है कि मैं वर्थ नहीं हूँ। लेकिन जब आपको किसी को जवाब नहीं देना है, फेल भी हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे तो ठीक है, एक बार ट्राई कर लिया। कुछ स्टूडेंट होते हैं 1 या 2 बार फेल हो गए, NPT या BHMS ले लिया। मेरे काफ़ी दोस्त हैं ऐसे, 2 या 3 बार फेल हुए हैं, ठीक है, मैं आगे निकल गया, वो BAMS ले लिए। अब वो
ऐसा नहीं सोचते हैं कि या फिर अभी ऐसे मेरे 2000 मैं एक्चुअली 2017 बैच से हूँ, तो मेरे जो अभी 2017 बैच वाले वो फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, और मैं अब भी आया हूँ। तो ऐसा नहीं लगता है कि मैंने 2 या 3 साल वेस्ट किया। ऐसा मत सोचो कि आपने ड्रॉप में 3 साल वेस्ट कर दिया। मेरा दोस्त तो आगे चले गया, अगर मैं जाऊँगा तो भी मैं 3 साल पहले पीछे रहूँगा, तो क्या दिखाऊँगा? आपके दोस्त ने वो फेलियर नहीं देखा है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, आपके दोस्त के अंदर नहीं आएगा। आपका दोस्त जब फेल होगा तो उसके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा, आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी रहेगा, तो वो डर नहीं लगेगा, वो पैनिक नहीं आएगा। सो वो 3 साल वेस्ट नहीं हुआ, वो 3 साल आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, आपका कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए यूज़ हुआ। तो हम फेलियर को एसेट बनाएंगे हम। डेफिनेटली सर, फेलियर एक एसेट है, वो बहुत चीज़ सिखाता है आपको, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। आई डोंट थिंक कि मैं जब 12th में था तो यहाँ पे बैठ के इन स्टूडेंट्स को लेक्चर दे पाता, ऐसा कभी नहीं हो पाता। मैं खुद बोलता हूँ सर, मैं कभी नहीं कर पाता ऐसा। वो फेलियर ही है जो यहाँ तक लेके आया है मेरे को। एक बार और मैं बोल देता विकास की और एक अच्छी बात कि मैंने जो गलतियां की है या मेरी जो भी परिस्थितियां हैं उसको कैसे ओवरकम करना है, इसके लिए विकास खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के वीडियोस भी डालते हैं। एक तो शायद 2 लाख प्लस व्यूज है शायद। हाँ सर, जिसके अंदर मैंने अपनी स्टोरी बताई है। तो जब भी कभी भी अगर कॉन्फिडेंस अगर लूज अगर हो जाए तो विकास चौधरी का वीडियो देख लेते जाओ, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा फिर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? वैसे वी आर रनिंग अहेड। आप इन पर्सन भी पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ डेफिनेटली, इन पर्सन कोई भी मुझे अप्रोच कर सकता है, ठीक है। तो डाउट पूछने से डरो मत, आप 2+2 भी पूछ सकते हो, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक अगर है, आपको कंक्लूड करना है ये पूरे इसको समझ करने का है तो 5 लाइन पावरफुल आप क्या बोलेंगे जो वो लिख सके, वो समझ सके, याद कर सके कि हमको ये करने का है अब या ये नहीं करने का है? 5 लाइन, 2 या 3 लाइन जो मैं अपने प्रिपरेशन में सोचता था। सबसे फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताया, आप फेल होते हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पास होते हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो उसमें डर हट जाएगा, टोटली हट जाएगा। फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, फेल हो गए उसमें क्या हुआ, दोबारा कर लेंगे, हम ही करते हैं, दोबारा कर लेंगे, उसमें क्या हुआ। तो एक डर हो गया, वो हट गया। दूसरा, ये इतना कैजुअल नहीं है जितना मैं कैजुअली आपको बता रहा हूँ। नीट ऐसा नहीं है कि बहुत कैजुअली है, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल भी हार्ड वर्क फेज ही नहीं किया है, ऐसा नहीं होता है। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टफ़ है इन द सेंस, तो एक्चुअली में टफ़ है। सो उसके लिए आप एक ऐसा कोड समझ के रखो कि वर्क लाइक समवन इज़ वर्किंग 24 आवर्स टू टेक इट अवे फ्रॉम यू। आप ऐसे मेहनत करो जैसे कोई सामने वाला बंदा 24 घंटा मेहनत कर रहा है वो आपसे छीनने के लिए, आप वैसे मेहनत करो, वैसा दिमाग लगाओ। ये चीज़ मैं अपने टाइम पे सोचता था। सो जब कभी आलस आया, जब कभी सोने का मन किया 5 मिनट बाद, तो सोचता था यार सामने वाला बंदा तो सो नहीं रहा होगा, मुझे तो करना पड़ेगा, एक ही सीट है, 2 जन नहीं बैठ सकते, मैं बैठूंगा, ऐसा सोचना है। थर्ड थिंग, अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करना है, किसी से भी नहीं कंपेयर करना है, क्योंकि आप किसी से कंपेयर करोगे उसका सिचुएशन अलग है, वो कोई अच्छे घर पे बैठ के पढ़ रहा होगा या फिर उसकी कोचिंग अच्छी होगी, उसके टीचर्स अच्छे होंगे, उसके डाउट अच्छे से सॉल्व होते रहेंगे, आपके डाउट सॉल्व नहीं होते हैं। उसके मार्क्स 600 प्लस आते हैं, आपके मार्क्स 300 या 400 आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए भगवान है, क्योंकि मैं सोचता था सर 650 किसी का आता था तो मैं सोचता था कि जो 600 प्लस लाता है वो भगवान होता है, क्योंकि मेरा नहीं आता था। सो ऐसा नहीं है वो आपके लिए भगवान है। उसके पीछे बहुत रोल प्ले करता है, उसके टीचर्स के डाउट अच्छे से क्लियर होते हैं, वो घर पे जाके अच्छे से पढ़ता है, हार्ड वर्क थोड़ा सा पुट इन करता है, फैमिली बैकग्राउंड्स अच्छे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, टेस्ट में मेहनत करता है, अच्छे से एग्ज़ाम में बैठ के देता है, अच्छे से देता है सब कुछ, तब इसके लिए इसको 600 प्लस आया। आप अगर ये सब करोगे तो आपका भी आ जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं होता है दोनों में, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचो कि 200-300 आ रहा है तो कभी आएगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये थर्ड थिंग है। फोर्थ थिंग, अगर मैं आपको बोलूँ तो अपने टेस्ट को बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। आपके टेस्ट में कितने कम मार्क्स आएंगे, मैं मान के चलता हूँ, चलो 0 आएंगे, आपने अटेम्प्ट नहीं किया सर, पेपर का नाम लिख के आ गए, 0 आ गए, ठीक है, 0 छोड़ो सर, आपने अटेम्प्ट कर दिया, -90 आ गए, ठीक है, सब अटेम्प्ट कर दिया,
पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, सब नेगेटिव हो गए, कुछ नहीं होता उससे। -90 आ गए तो क्या हुआ, अगले टाइम -89 लाएंगे लेकिन 1 मार्क्स तो बढ़ाएंगे, ऐसा है। सो अभी आपका करंट टेस्ट में जो मार्क्स है वो डजेंट मैटर, आप अगले मार्क्स में कितना इंप्रूव करते हो दैट मैटर्स, दैट डेफिनेटली मैटर्स, एंड उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। सो अपने टेस्ट के ऊपर फोकस करो, एंड टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे उसकी वजह से डरो मत कि मैं नहीं दूंगा। देखो क्या होगा, टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, आपको पता चलेगा, 4 लोग को पता चलेगा, आपके पेरेंट्स को पता चलेगा, पेरेंट्स थोड़ा बोलेंगे कि इतना पैसा लगाया है तो तू मार्क्स नहीं लेके आ रहा है। सुन लेने का और इस कान से निकाल देने का, क्योंकि यहाँ पे आप अपने पर वर्क कर रहे हो, आपकी कंडीशन क्या है, 24/7 यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है, 24/7 आप अपने ब्रेन में अकेले हो, आप अपने आप से बात करते रहते हो। सो वहाँ पे आपके कोई पेरेंट्स, आपके दोस्त, ये सब नहीं रहते, ठीक है। सो किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है अपना मार्क्स कि मेरा 200 आ रहा है यार, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। देयर इज़ नो ब्लेम गेम, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, किसी चीज़ को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। 200 आया मेरी वजह से आया, 600 आया तो मेरी वजह से आया, मैं लेके आया हूँ, कोई और लेके नहीं आया है, ठीक है। सो कोई ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट देने से डरना नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेल्फ एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ अगली बार इंप्रूव करो, अगली बार इंप्रूव करो, लेकिन उसका एक प्रॉपर वे होता है। अगली बार इंप्रूव कैसे होगा, जब आपको पता चलेगा कि आपने पिछले बार गलती क्या की है, ठीक है। तो पिछले बार गलती कैसे पता चलेगी, जब आप एग्ज़ाम के बाद आगे टेस्ट एनालाइज करोगे, जब एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कि अरे हाँ ये गलती की थी, ये टॉपिक मेरा वीक है, इसमें से हमेशा मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तब आप अगली बार वो पढ़ के जाओगे और वो गलत नहीं होगा। सो इस तरीके से एक एम करो कि मेरे को इस टाइम पे ये करना है, वो एम अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ है उसका वो बनाओ कि स्टेप्स ये है, ये स्टेप्स हैं, और उस स्टेप पे चल दो और बाकी चीज़ को भूल जाओ। उस स्टेप पे आप गिर गए, उस स्टेप पे आप नहीं चल पाए, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, कुछ नुकसान नहीं हुआ आपका, वो स्टेप ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है। काफ़ी स्टूडेंट खाली ड्रीम देखते हैं, लेकिन वो स्टेप्स, वो एम वैसा नहीं करते हैं, वो एक्चुअल करना मेहनत है सर, वो मेहनत है। जब आप अपने ड्रीम को एम बनाते हो और उसका स्टेप्स बनाते हो और उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हो, वो है मेहनत। वो चलना, भागना, दौड़ना वो मेहनत नहीं है, क्योंकि कोई भी आज उठ के बोल दूंगा कि तू डॉक्टर बन जा तो वो मेहनत करने लग जाएगा, लेकिन उसे पहले पता रहना चाहिए कि नीट एग्ज़ाम देता है, 180 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, तो उस हिसाब से पढ़ेगा ना वो, नहीं तो वो हमेशा बायोलॉजी पढ़ता रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, सो एक स्टेप होना इंपॉर्टेंट है। सो अपने प्लान को डिवाइस करो, एक स्टेप डालो एंड उसके ऊपर चलो। ये 5 थिंग्स होंगे सर मेरे हिसाब से। वेरी पावरफुल। और जिस तरीके से आपने पूरा एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि कुछ वर्ड्स अगर आपके लिए अगर मुझे बोलने का अगर है, अगर डिक्शनरी से चुनना अगर है, तो कमिटमेंट, दूसरी बात फेलियर से सीखना, और कौन क्या बोलता है इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, इसका रिजल्ट विकास चौधरी है। कम एज में, इतने कम एज में, मतलब मैं ऑनेस्टली बताता, मेरा एज 43 है, बहुत सारी चीजें आप सिखा रहे हैं हमको। प्रवीण भाऊ, सीखना सर का है कि कंपैरिजन नहीं करना है हमको, टेंशन नहीं लेने का है हमको, कौन क्या बोलता, कौन क्या करेगा करके। 15 लाख पोरांपैकी 1 लाख लोकांना ऍडमिशन भेटते, 14 लोकांना भेटत का नाही माहिती आहे, त्याचं कारण हे आहे कि खुद के साथ में कंपटीशन ही नहीं है उनकी कंपटीशन किसी दूसरे के साथ में। थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच सर। और आपको हम तकलीफ देंगे, और आप पीजी में भी एडमिशन ले लो, अच्छा हॉस्पिटल डालो या जॉब करो, आपको जो लगता, ट्रीटमेंट के लिए तो मैं आपके इधर आ जाऊंगा। डेफिनेटली सर, मेरे पास ही आइए। चलो, थैंक यू। हॅलो, थँक्यू विकास, थँक्यू अतुल सर. मी सर्वांचं आभार व्यक्त करतो इथे. आलेल्या सर्व पालक आणि विद्यार्थ्यांचं नक्कीच काहीतरी चांगलं तुम्ही इथून घेऊन जाल आणि ते आपल्या अभ्यासामध्ये, आपल्या लाईफमध्ये यूज कराल अशी मी आशा बाळगतो. एक म्हणजे सरांची परवानगी असेल तर छोटीशी स्टोरी मला सांगायची आहे सगळ्यांना. ही स्टोरी ऐकली असेल खूप लोकांनी, पण ज्यांनी नाही ऐकली त्यांच्यासाठी एक चांगलं लर्निंग असू शकतं, स्पेशली मुलांसाठी. एक मुलगी असते ती खूप हताश असते, म्हणजे
काय म्हणतो डिमोरलाइज झाली असते, तिला एक काय म्हणू शकतो आपण की आता मला काहीच नाही करायचं आहे लाईफमध्ये, आणि आत्महत्यापर्यंतचे विचार ती मुलगी करत असते. तिचे वडील शेफ असतात. ती तिच्या वडिलांजवळ जाते आणि ही शेअर करते की बाबा आता म्हणजे सगळं संपलं आहे असं वाटतं आहे. तिचे वडील शेफ असल्याकारणाने तिला किचनमध्ये घेऊन जातात. 3 बर्नर ते ऑन करतात, सारखे भांडे ठेवतात ते त्या बर्नरवर, सारखं पाणी टाकतात. आता ते पाणी उकळायला लागलं आहे, त्यांनी एका पाण्यामध्ये ते 1 चम्मच चहापत्ती टाकतात, दुसऱ्या पाण्यामध्ये ते 1 बटाटा टाकतात, आणि तिसऱ्या पाण्यामध्ये एक ते अंड टाकतात. आता तिचे वडील हे सगळं करत असताना तिला आणखी चीड येते की तुम्ही काय करताय, म्हणजे मी एवढं आत्महत्यापर्यंत बोलते आणि तुम्ही स्वयंपाकाच्या मागे लागले, तुम्ही हे काय चहापत्ती बटाटा आणि अंड टाकताय. तिचे वडील म्हणतात की थांब एक 10 मिनटं फक्त. एक 10-15 मिनटात ते सगळ्यात अगोदर अंड बाहेर काढतात आणि तिला विचारतात की काय झालं याचं, म्हणजे काय झालं, ते बॉईल झालं आहे. नाही म्हणे, या पाण्याने काय केलं ना की हे अंड जरा पातळ होतं, लिक्विड स्टेटमध्ये होतं, आता ते सॉलिड झालं आहे. म्हणे ओके, मग या बटाट्याचं काय झालं आहे. म्हणे ठीक आहे, मला आता समजलं आहे. म्हणे बटाट्याचं काय झालं आहे की बटाटा तो काय कडक होता, आता तो नरम झाला आहे. आणि मग या चहापत्तीचं काय झालं नेमकं, तर म्हणे काय चहा झाला आहे त्याचा. तर इथून एक गोष्ट शिकण्यासारखी आहे, ती तिच्या वडिलांनी तिला सांगितली. म्हणे बघ, हीट सारखी होती, भांडं सारखं होतं, पाणी सारखं होतं सगळं याच्यात. अंड स्वतः चेंज झालं त्या वातावरणात, लिक्विडचं सॉलिड झालं, बटाटा सॉलिडचा नरम झाला. पण चहापत्तीने काय केलं, म्हणे चहापत्तीने ते पाणीच चेंज करून टाकलं. म्हणजे तुमची विचार करायची पद्धत, तुमचा ॲटिट्यूड असा असला पाहिजे की तुम्हाला सिच्युएशन चेंज करता आली पाहिजे, सिच्युएशननी तुम्हाला चेंज नाही केलं पाहिजे. तर एक लर्निंग आहे यातनं. तुम्ही नेहमी जेव्हा जेव्हा सिच्युएशन ॲडवर्स असतात, चांगला विचार करा आणि प्रयत्न करा की आपण सिच्युएशन चेंज करू शकू, ना की ती सिच्युएशन आपल्याला चेंज करेल. तर मी इथे हा कार्यक्रम संपवतो. तुम्ही सगळे आलात, तुम्ही सगळ्यांनी आम्हाला ऐकलं, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू.